नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 33 के अंतर्गत सूर्य वंश का भारत में किस प्रकार से उदय हुआ। इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट शासक है, खासकर शेरशाह सूरी से लेके अंतिम जो शासक होगा आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू तक हम लोग देखेंगे, जो बिल्कुल अकबर का समकालीन होता है और अकबर के द्वारा ही उसके संरक्षक बैरम खां के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी पानीपत के द्वितीय युद्ध में। अब यहाँ पे देखिए शेरशाह सूरी के अंतर्गत जितना भी यहाँ पे कार्य किया गया है, चाहे हम लोग बात करें उसके द्वारा प्रमुख युद्ध की या फिर उसके अंतर्गत जो भी यहाँ पे शासक होंगे, किन किन लड़ाइयों के माध्यम से उसने अपने आप को स्टेबलाइज किया। खासकर शेरशाह को देखिए यहाँ पे एक बेहतरीन शासक के साथ साथ प्रशासक की कैटेगरी में यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि एक शासक के स्तर पे देखिए बिल्कुल ही एक छोटे लेवल से उसने आप को स्टेबलाइज किया। मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ने में पूरी तरीके से यहाँ पे अपना भूमिका अदा किया और इतने बड़े साम्राज्य अर्थात दिल्ली पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल किया। तो निसंदेह यहाँ पे कहा जा सकता है कि शेरशाह एक बेहतरीन एक शासक के रूप में मौजूद था। वैसे ही प्रशासक के रूप में भी था, क्योंकि प्रशासक का मतलब यहाँ पे कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, न्यायिक, इसके साथ साथ जो जन कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य में देखेंगे यहाँ पे, तो उसने जो सड़कों का निर्माण करवाया, सरायों का निर्माण करवाया गया, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसीलिए उसको एक बेहतरीन प्रशासक की कैटेगरी में भी यहाँ पे शेरशाह सूरी को रखा जाता है। और जब ऐसा शासक होगा यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके कार्यों की वजह से एग्जाम उसको इग्नोर नहीं करेगा। यहाँ से प्रश्न यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। और तो और यहाँ पे जब भी शेरशाह सूरी की बात आती है तो देखिए निसंदेह अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में दो तीन बातें सामने आ जाती है, जैसे कि ग्रैंड ट्रंक, जब भी यहाँ पे रोड की बात आती है, जीटी रोड की बात आती है, जो उसी के द्वारा पुनः निर्माण उसको मरम्मत करवाया गया था। जब भी खासकर बिहार में, भारत में रुपया की बात आती है, बिहार जैसे क्षेत्रों में दाम की बात आती है, तो उसका जो जनक के रूप में शेरशाह सूरी को यहाँ पे माना जाता है। और तो और उसको न्यायिक व्यवस्था इतनी शानदार थी, प्रशासनिक व्यवस्था इतनी शानदार थी कि जितने भी उस समय चोर उचक्के जो डाकू हुआ करते थे, कुछ नहीं था उनका, कोई यहाँ पे परवाह नहीं था। एक इतिहासकार है अब्बासी, यहाँ पे बोलते हुए नजर आएगा कि अगर कोई बूढ़ी औरत सोने से भरी टोकरी लेके भी अगर उसके साम्राज्य में निकल जाती तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना शानदार एक शासक और प्रशासक की गतिविधियों से अगर देखा जाए तो शेरशाह को यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि एक से दो सवाल यहाँ देखेंगे तो जनरली यहाँ पे शेरशाह सूरी से बन जाता है। तो काफ़ी हम लोग कंप्लीट जो इस सूर्य वंश का पूरा एक ही क्लास में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे रटाया नहीं समझाया जाता है, जो भी फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट सबको एक साथ लेके चलने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सअप करें, पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शेरशाह की। तो देखिए शेरशाह का जो संबंध है बिल्कुल एक अफ़गान मूल से उसका संबंध जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अब आपको समझना होगा कि अफ़गान मूल के लोग जो भारत में कब आना शुरू हुए, क्योंकि वो भी तो इस्लाम धर्म से ही पूरी तरीके से परिचालित हो रहे थे। इसीलिए हमें थोड़ा सा ओरिजिन में जाके बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग देखते चलेंगे, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैंने डायरेक्ट ही शेरशाह सूरी को एक अफ़गान शासक के रूप में एंट्री करा दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जब भारत में मुस्लिमों का आगमन होगा तो चाहे हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, चाहे हम लोग महमूद गजनवी की बात करें, गोरी की बात करें, तो कासिम तो खैर यहाँ पे देखेंगे कि अरब मूल का था। तो इसमें बहुत अधिक एविडेंस अफ़गानों के बारे में नहीं मिलता है कि कासिम के साथ लोग आया था कि नहीं आया था। लेकिन गजनवी और गोरी, चूँकि ये लोग तुर्क मूल का था, और जब ये लोग तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्रों से या फिर मध्य एशिया के क्षेत्रों की तरफ से जब भारत में जब एंट्री मारता था, खासकर लूटपाट के लिए, तो देखेंगे अब अफ़गानिस्तान बिल्कुल ही एक कबीलाई समाज से युक्त था। बहुत अधिक वहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग नहीं थे, और वहाँ के जो भी घुमंतू बर्बर किस्म के लोग थे उन लोगों को अपनी सेना में लोग शामिल कर लेता था। और भारत में समझ रहे हैं ना कि भारत में आके उनको भोजन वगैरह के चक्कर में, लाइवलीहुड जो ठीक है के चक्कर में वो लोग पूरी तरीके से तुर्कों का सब सेना बन जाता था। तो आता था सब महमूद ठीक है गजनवी के समय, मोहम्मद गोरी के समय ये लोग अच्छी खासी मात्रा में आया हुआ था। अब इसके बाद से देखिए दिल्ली सल्तनत की जब
भारत में पूर्णतः यहाँ पे स्थापना हो जाएगी, तो देखेंगे कि अब धीरे धीरे अफ़गानों का भी रोल यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आएगा आपको। खासकर दिल्ली सल्तनत में देखेंगे जब जब गुलाम वंश आएगा, तो गुलाम वंश के शासक, एक इम्पोर्टेंट शासक जैसे आप लोगों ने बलबन का नाम जरूर सुना होगा। तो बलबन ने क्या किया था जो इल्तुतमिश का तुर्क के चहलगामी का पूरी तरीके से देखिए उसका खात्मा करने में लगा हुआ था, अपने लोगों को यहाँ पे नियुक्त कर रहा था। और इसी समय माना जाता है कि उसने अफ़गान मुल्क के काफ़ी अच्छे खासे लोगों को अपने सेना में भर्ती किया, विद्रोहियों को दबाने के लिए अफ़गान मुल्क के लोगों को यहाँ पे रखना शुरू किया। तो कुल मिला के देखेंगे तो यहाँ पे जिस बलबन के द्वारा शुरुआत किया गया था अफ़गान के लोगों को अपनी सेना में शामिल करने का, वो दौर यहाँ पे चलता रहा। अब देखेंगे यहाँ पे तो अफ़गान से लोग आते जाएंगे भारत में, खासकर दिल्ली सल्तनत में, चूँकि उनका एक मजहब एक है इस्लाम को दोनों यहाँ पे फॉलो करते हुए नजर आएंगे। अब गुलाम वंश के बाद देखेंगे खिलजी वंश भी आएगा, उसके साथ साथ तुगलक वंश भी आएगा। अब 3 वंशों में देखेंगे आप तो अफ़गान जो लोग बिल्कुल ही देखेंगे तो आपको 2 कैटेगरी में बढ़ते हुए नजर आएगा। एक तो आएगा या तो सेना बन जाएगा। अब सेना बनेगा तो उन लोगों में एक जो धार्मिक कट्टरता का भाव अगर देखा जाए तो बहुत अधिक नहीं होता था तुर्कों के कंपेरिजन में। बहुत सारे जो अफ़गान जो मुल्क का जो सेना होता था, भारतीय जो शासक होते थे उसमें भी सब पार्टिसिपेट करता था। मुस्लिम में खासकर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वहाँ भी पार्टिसिपेट करता था। तो वैसा कोई बहुत अधिक देखेंगे तो उनमें एक धार्मिक कट्टरता वाला भाव नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा ऐसा बोला जाता है। क्योंकि अफ़गानों के बारे में देखेंगे तो बहुत अधिक जो, ठीक है, उनका जो डिटेलिंग है शुरुआत से उसकी जानकारी इतिहासकारों के द्वारा भी जुटाई नहीं जा सकी है। यहाँ पे आपको समझना है। देखिए अब दूसरा जो वर्ग था यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बोला नंबर 1 सेना, और दूसरा यहाँ पे ये लोग गांव में भी आकर स्टेबलाइज हो गए भारत के गांव में। तो भारत के गांव में आके रच बस गए। उसी समय से देखेंगे तो यहाँ के जो लोगों से, ठीक है, पूरी तरीके से एक समन्वय स्थापित करके चलना एक शुरुआत से एक परंपरा के रूप में पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि वे भाई हमारी चीज़ों को सीखेंगे, हम उनकी चीज़ों को यहाँ पे सीखेंगे। एक कल्चरल एक्टिविटी का जो आदान प्रदान होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे जब सैयद वंश आएगा तो देखेंगे कि सैयद वंश से धीरे धीरे अफ़गानों का वर्चस्व कह सकते हैं या फिर उनका ओहदा जो था, जो पद था, धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे सैयद वंश में देखेंगे कि बहलोल लोदी एक काफ़ी अच्छा खासा सूबेदार के रूप में, सेनापति के रूप में यहाँ पे उसी का उदय होगा। और अब इस बहलोल लोदी के द्वारा जब लोदी वंश की स्थापना किया जाएगा तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई हमें अपने मूल के लोगों को यहाँ पे लाना होगा, अर्थात अफ़गानी लोगों को यहाँ पे लाना होगा। और बहलोल लोदी को बहुत अधिक यहाँ पे श्रेय दिया जाना चाहिए भारत में, ध्यान रखिएगा, अफ़गानों को बसाने का, ध्यान रखिएगा, भारत में अफ़गानों को बसाने का। अब यहाँ पे बहलोल लोदी को बोला जाता है कि टिड्डियों के भाव से, समझ रहे ना, टिड्डियों के भाव से भारत में अफ़गानों को आमंत्रित किया। और जो भी अफ़गान लोग आया यहाँ पे उनको उसकी योग्यता के आधार पे जो भी पद था, ओहदा था, अमीर वर्ग की कैटेगरी में प्रशासनिक, बड़े बड़े जो प्रशासनिक पद होता था उसमें देना यहाँ पे शुरू कर दिया। जो बहुत अधिक योग्य नहीं होते थे सेना के रूप में, आज जिनको कुछ भी नहीं आता था वैसे भी नहीं थे, तो यहाँ पे उनको बसा दिया गया। तो कुल मिलाकर अब समझना है आपको कि लोदी वंश तक आते आते अफ़गानों की एक जो बड़ी जो संख्या आप देखेंगे, खासकर उत्तर भारत के एरिया में, इधर बंगाल से लेके पंजाब तक के एरिया के में, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया पे लोग यहाँ पे फैल चुके थे। अब यहाँ पे समझना है आपको कि जैसे इब्राहिम लोदी आएगा, ठीक है, इब्राहिम लोदी के समय चूँकि इसका बहुत सारा जो एरिया था, बिल्कुल खासकर बिहार और बंगाल का जो एरिया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अफ़गान शासक तो सब आ चुका था। लेकिन जैसे दिल्ली सल्तनत में अयोग्य शासक होता था, ये लोग अपने आप को सेपरेट कर लेते थे। यही हुआ बिहार और बंगाल के साथ, और यहाँ इन अफ़गान शासकों के द्वारा अपने आप को सेपरेट कर लिया गया। और इब्राहिम लोदी का जो क्षेत्र था, बिल्कुल देखेंगे तो जौनपुर के आसपास अगर जो क्षेत्र है वर्तमान में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जौनपुर से लेके दिल्ली तक के एरिया तक बिल्कुल यहाँ पे सिमट के रह गया था। तो यहीं से आपको समझना है कि अब शुरू होता है यहाँ पे स्वतंत्र जो अफ़गान जो शासक सब आएगा यहाँ पे। अब यहीं से किस तरीके से देखेंगे शेर शाह सूरी का जो संबंध जुड़ेगा, आपको अब यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होकर चलेगा। अब चलिए थोड़ा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शेर शाह सूरी की। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहीं ये सूरी वंश इतना बड़ा जो आपको साम्राज्य यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मैंने माना जाता है कि अगर असम को छोड़ दिया जाए, कश्मीर को छोड़ दिया जाए, गुजरात को छोड़ दिया जाए, तो उत्तर भारत का लगभग ये सारा का सारा एरिया उसी के अंडर कंट्रोल में होता था। ये राजस्थान के एरिया में भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है, वहाँ पे
भी कंट्रोल कर लेगा, खासकर उस ठीक है मेवाड़ वगैरह मारवाड़ वगैरह का युद्ध होगा तो देखेंगे उसमें राजस्थान का एरिया भी ये कवर कर लेगा। तो काफ़ी बड़ा एरिया था और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से माना जाता है कि अभी तक का जो ठीक है मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत इसी का जो एरिया था बड़ा हुआ करता था। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखते चलिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी जन्म को लेके। तो मैंने शुरुआत ही में बता दिया है कि देखिए इसके जन्म को लेके बहुत अधिक इतिहासकारों में कंट्रोवर्सी है। कोई बोलेगा 1472 में, कोई बोलेगा 1486 में, कोई बोलेगा इसका जन्म पंजाब में हुआ है, कोई बोलेगा हरियाणा में, कोई बिहार में। सर्वाधिक जो मान्यता है जिसे डॉक्टर कानूनगो के अनुसार एक प्रख्यात इतिहासकार है उनके द्वारा बोला जाता है कि इसका जो जन्म हुआ 1486 में पंजाब में देखेंगे हम लोग ठीक है होशियारपुर के तरफ, होशियाराबाद भी उसको बोला जाता है, वहीं पे हुआ है। दूसरी सर्वाधिक जो मान्यता है यहाँ पे बिहार को लेके है, लेकिन बिहार में अधिकतर बोला जाता है कि इसकी जो ठीक है सासाराम के तरफ इसका जो बाल जीवन यहीं पे यहाँ पे व्यतीत हुआ था। आखिर ऐसा क्यों है तो थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आखिर इतिहासकारों में इतनी विविधता क्यों है। तो आपको समझना होगा यहाँ पे देखिए ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, उस समय लोदियों का पूरी तरीके से टाइम पीरियड था और उस समय देखिए लोदी अपने आप को, चूँकि एक शासक वर्ग का ही हमेशा इतिहास लिखा जाता है, तो ये लोग जो था ये ठीक है जो शेरशाह सूरी का जो वंश था बहुत अधिक इतना योग्य संपन्न नहीं था। तो समस्या तो यहाँ पे आएगी आएगी। तो वैसे अगर ठीक है अगर कंपेरिजन करेंगे आप लोधी वंश के शासकों से तो उनका तो बिल्कुल ही कुछ अस्तित्व ही नहीं था ना, वो नीचे यहाँ पे दब जाएंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है थोड़ी बहुत, जैसे कि बाद माना जाता है कि इसका जो पिता था हसन, ध्यान रखिएगा हसन ठीक है अफगानी मूल का था। अफगान से ध्यान रखिएगा ये नौकरी की तलाश में अफगानिस्तान से भारत आया हुआ था। और इसके पहले भी बोला जाता है कि इसका दादा भी आया था, घोड़े वगैरह का व्यापारी करता था, लेकिन उसके दादा को बहुत अधिक ठीक है भारत में व्यापार को लेके बेनिफिट नहीं हुआ तो वापस वो चला गया। अब देखिए अब यहाँ पे जो शेरशाह सूरी का जो ठीक है पिता है हसन आ रहा है यहाँ पे नौकरी की तलाश में भारत आएगा। ध्यान से देखते चलिए, थोड़ा सा देखिए, अब ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये आएगा ही तो इसी को शुरुआत में होशियारपुर, ध्यान रखिएगा होशियारपुर वर्तमान में पंजाब में, वहाँ पे एक जागीरदार होता है जिसका नाम होता है महाबत खां, उसी की यहाँ ये नौकरी करने लगता है। अब समस्या यही है कि देखिए होशियारपुर में आया है व्यापार करने के लिए, तो सब ये फैमिली वगैरह लेकर आता था। अब होशियारपुर में हुआ है कि नहीं, अर्थात पंजाब में हुआ है कि नहीं हुआ है शेरशाह सूरी, ये भी बहुत बड़ी समस्या का कारण है। कुछ दिन यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे होशियारपुर से सीधा आ जाएगा देखिए हिसार में आ जाएगा, अर्थात हरियाणा में आ जाएगा। वहाँ पे नवाब जमाल खान, ध्यान रखिएगा नवाब है जमाल खान, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अर्थात लोधी वंश के अंतर्गत ठीक है कार्य करता था, उसी के अंतर्गत ये नवाब हुआ करता था। वहाँ पे ये नौकरी करने लगा इसका पिता हसन। तो पहले कहाँ था होशियारपुर, अब कहाँ आ गया हरियाणा में आ गया। अब उसी समय देखेंगे तो एक शासक आएगा, ध्यान रखिएगा सिकंदर लोदी, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट शासक है सिकंदर लोदी। इसने क्या किया तो जमाल खान को यहाँ पे ध्यान रखिएगा जौनपुर की तरफ भेज दिया। अब जमाल खान को जौनपुर अर्थात हरियाणा से देखिए यहाँ पे इसको हटा के, थोड़ा सा ध्यान से देखिए ठीक है, हरियाणा से इधर इसको हटा के अपने नवाब को इधर जौनपुर की तरफ भेज दिया यहाँ पे, क्योंकि जौनपुर पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था और हुआ भी। तो जमाल खान को यहाँ पे जौनपुर यहाँ पे भेज दिया गया। ये वही जौनपुर है जो ठीक है पूरब का यहाँ पे सिराज के रूप में भी जाना जाता था, खासकर वहाँ की मुस्लिम शिक्षा को लेके, स्थापत्य कला को लेके, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा जौनपुर। अब देखिए क्या हो रहा है, तो जमाल खान की सिफारिश पे इसने किया सिफारिश ठीक है लोधी वंश के शासकों से, और हसन को ध्यान रखिएगा, हसन मतलब यहाँ पे कौन है शेरशाह सूरी का जो फादर है, उसके पिता को सासाराम, वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है, रोहतास जिला का ही एक शहर के रूप में ठीक है छोटा शहर ही है सासाराम। इसके अलावा ठीक है ख्वासपुर और टाडा का यहाँ पे जागीरदारी उसको मिल गया कि भाई रहेगा ठीक है और उस पर रहेगा। तो अब यहीं से देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब ये मामला चला गया बिहार में चला गया, और शासक कौन है यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिकंदर लोदी, और इसके बाद कौन आएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बाद से ठीक है देखेंगे तो यहीं जो बिहार वगैरह का जो क्षेत्र है और बंगाल का जो क्षेत्र है अपने आप को पूरी तरीके से अफगान जो ठीक है दिल्ली में सब बैठा हुआ है लोधी वंश, उससे सब यहाँ पे सेपरेट कर लेगा। अब देखिए माना जाता है कि यहीं पे सासाराम का जो ठीक है जो फरीद था उसी का बाल लेकर यहीं पे इसका व्यतीत हुआ, माने यहीं से शुरुआत हुआ। और जन्म को लेकर यहीं समझना है, पंजाब में भी गया इसका फादर हसन अली, हरियाणा में भी गया,
अब पंजाब में हुआ इसका जन्म कि हरियाणा में हुआ, ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है यहाँ पे। हालांकि इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है कानूनों के अनुसार कि पंजाब में हुआ। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन बिहार में इसका जन्म नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बिहार में इसका जो बाल्यकाल वहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो शुरू हो गया। हालांकि चूंकि बाल्यकाल वहीं से इसका शुरू हुआ है, तो इसको एक बिहारी शासक के रूप में भी जाना जाता है, और बिहारी में बोला भी जाता है एक बिहारी सब में भारी। तो शायद आगे चल के शेर शाह की जो गतिविधियाँ होगी, एक्टिविटियाँ होगी, वो बिल्कुल ही बिहारियों की जो कहावत है उस पर चरितार्थ करते हुए नजर आएगा, जब ये मुगलों को खदेड़ के पूरे देखेंगे उत्तर भारत का यहाँ पे शासक बन जाएगा, अर्थात एक बिहारी सब पे भारी। तो यहाँ पे आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। नाम था इसका फरीद खान, बचपन का नाम होता है ना, ठीक है, फरीद खान। शेर को मान दिया, शेर खान हो गया। आगे चल के जब ये बंगाल का शासक बन जाएगा तो शेर शाह सूरी की उपाधि भी धारण करेगा। सब जानेंगे यहाँ पे कैसे कैसे ये उपाधि कब कब धारण कर रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। अब इसकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी, आपको पता है कि हसन अली चूँकि जौनपुर का जो, ठीक है, नवाब हुआ करता था, वहाँ पे तो खुद था ही था। माना जाता है कि देखिए हसन अली जो कि मुस्लिम व्यक्ति के रूप में मौजूद था, और कई सारी देखिए शादी वगैरह, ठीक है, आम बात था उस समय। तो चूँकि हसन अली का जो पुत्र था फरीद जो था, पहले जन्म ले चुका था, उसका फादर जो था, ठीक है, मान नहीं रहा था, कई सारी शादियाँ करते जा रहा था। तो उसकी अपनी सौतेली माँ से माना जाता है कि ठीक है, थोड़ा होता है ना, समस्या होती ही होती। कोई भी जो लड़का है देखिए सौतेली माँ से उसका शायद ही कभी बना हो इतिहास में, ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फिर उस सासाराम के क्षेत्रों की तरफ था, बाल्यावस्था जीवन जी रहा था, वो चला आ गया यहाँ पे जौनपुर। कहाँ आ गया? जौनपुर, अपना शिक्षा वगैरह प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जौनपुर मैंने आपको पहले बता दिया है कि पूरब का सिराज के रूप में स्टेबलाइज था। जौनपुर आया, शुरू से ही एक, ठीक है, असाधारण प्रतिभा का धनी था, योग्य, मैंने समझ रहे हैं ना, किसी का माइंड बचपन में बड़ा तेज तरार होता है, कुछ इसी टाइप का था। यहाँ पे फरीद भी था। फारसी और अरबी भाषाओं का यहीं से उसने ज्ञान अर्जित करना शुरू किया, और साथ में देखिए प्रशासनिक कुशलता भी उसके अंदर आनी शुरू हो गई। चूँकि अपने पिता के साथ रहता था, जो भी जागीरदारी वगैरह होता है ना, शुरू से देखना, उसी इन्वायरमेंट में रहना, उसी इकोसिस्टम में रहना, तो अच्छा खासा इसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो, ठीक है, जो कौशल था उसके बारे में जानकारी इसको प्राप्त हो चुका था। जमाल खान जो वहाँ का जो नवाब था, बड़ा इससे प्रभावित हुआ। उसने, ठीक है, उसके पिता से अर्थात हसन अली से बोला कि भाई अब इसको छोड़ो, ठीक है, अपने, ठीक है, साथ इसको जो भी है सहयोगी के रूप में लगाओ, तुम्हारे साथ कार्य भी करेगा। और हुआ भी, उसको और अच्छा जानकारी मिलते गया है यहाँ पे। और 1497 से लेकर देखेंगे 1518 तक, ठीक है, कुल मिला के इसने काफ़ी सफलतापूर्वक काम किया। जागीर भूमि में इसने काफ़ी सुधार किया। अब यही है ना, देखिए मैं एक शब्द बोलता हूँ, ठीक है, हीरे को जितना घिसिएगा चमक उस पर उतनी ही पैदा आएगी। घिस घिस के जाएंगे तो आगे चमकेगा ही चमकेगा। यही हाल हो रहा है। देखिए यहीं से बचपन से ये सब ये कार्य कर रहा है, जागीर भूमि सुधार। आगे चल के देखेंगे पूरा के पूरे उत्तर भारत का एक रेवेन्यू मॉडल ही पूरी तरीके से स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो ये सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शासन का अच्छा खासा इसको अनुभव यहाँ पे हो चुका था कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। चूँकि ऑलरेडी देखिए जमाल खान वहाँ का नवाब हुआ करता था, जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से इसके हाथों में हुआ करता था। अब देखिए उसके बाद से अब हुआ कि, ठीक है, कई इतिहासकार बताते हैं कि इसके अपने पिता से मतभेद हो गया, या फिर बोला जाता है कि इसको, ठीक है, और भी अधिक अपना, ठीक है, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपना ओहदा को बढ़ाने के लिए बिहार की तरफ इसको वापस भेज दिया गया। अब आएगा देखिए यहाँ पे बिहार में। अब यहीं से देखिए, ठीक है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है जगना शुरू हो जाती है कि हम कुछ हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अर्थात भारत का शासक के रूप में सपना देखना यहाँ पे शुरू कर देता है। अब देखिए बिहार में आएगा, माना जाता है कि 1522 के आसपास आएगा। एकदम ध्यान से देखते चलिए, बिल्कुल ही जो उसकी जर्नी है आपको, ठीक है, मैं बताते चल रहा हूँ। 1522 में देखिए बिहार का उस समय स्वतंत्र शासक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहार खान लोहानी था। लोहानी वंश का, ठीक है, वहाँ पे चल रहा था। चूँकि इब्राहिम लोदी था ऊपर, और ये लोग बिल्कुल अपने आप को सेपरेट कर लिया था, बिहार और बंगाल वाला जो भी शासक था। तो बहार खान लोहानी था, इसी के सहायक के रूप में उसके सेना वगैरह में जाके भर्ती हो गया। अब यही है ना कि देखिए शासक बोलते हैं ना, एक अच्छे जो सोना की जो पहचान एक अच्छा जौहरी ही कर सकता है। बहार खान लोहानी भी ऐसे ही था। बुद्धिमत्ता और कुशलता से जो फरीद खान था बहुत जल्दी उससे प्रभावित हो गया, समझ गया कि भाई इस पे टैलेंट तो है, और अपने बेटा
जलाल खान का ये शिक्षक बना दिया, टीचर नियुक्त कर दिया। जब इतना अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है तो भाई अपने बेटे के अगर शिक्षक बनाएंगे तो भाई और अच्छा मेरा बेटा होशियार होगा। यही है उसका बेटा जलाल खान, ध्यान रखिएगा, बहार खान लोहानी का पुत्र जलाल खान। छोटा सा था, ठीक है, कोई बड़ा नहीं था। हम लोग देखेंगे अभी बड़ी तेज़ी से परिवर्तन आएगा। टीचर यहाँ पे इसको नियुक्त कर दिया गया। माना जाता है कि यहीं पे बहार खान ने एक दिन उसको आज्ञा दिया कि जाओ मेरे लिए शेरा मार के लाओ, ठीक है, बिहार के क्षेत्रों में। और वहीं पे गया और ठीक है बिना हथियार के ही माना जाता है कि शेर मार दिया, उसके जबड़ों को एकदम चीड़ फाड़ के ले जाके उसके पास रख दिया। तो इसी से खुश हो गए, देखिए यहाँ पे बहार खान लोहानी के द्वारा इसको शेर खान की उपाधि दिया गया। तब से अब फरीद से इसका नाम हो गया शेर खान, हर जगह इसको शेर खान बोला गया। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब इतना तेज़ी से इसका ओहदा बढ़ता है उस राजघराने में कि इसको पूरी तरीके से बहार खान लोहानी का इसको दाहिना हाथ के रूप में समझा जाने लगा। अब यही आपको समझना है कि जब भी कोई व्यक्ति नीचे से इतना तेज़ी से जब ग्रो करेगा तो उसके लिए इतना रास्ता आसान नहीं होता है, बीच में बहुत सारी अड़चनें आएगी। क्योंकि वहाँ पे जो भी राज दरबारी में एक गुटबंदियों को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया कि भाई इतना तेज़ी से आगे जा रहा है, ये तो सबको पीछे छोड़ते जा रहा है। इसीलिए वो लोग सब षड्यंत्र रचा कि भाई किसी हाल में इस शेर खान को इस ठीक है बहार खान लोहानी के दरबार से बाहर निकालना होगा। और उसमें वो सब सक्सेस हो गया, कान भर दिया। समझ रहे हैं ना, ये सब चीज़ होता है इतिहास में, आपको कई सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे बराह खान के दरबार से इसको निकाल दिया गया। अब निकालने के बाद जाएगा कहाँ है, बंगाल के तरफ इधर जा नहीं सकता था, समस्या थी उधर भी, चूँकि यहाँ पे अफगान मुल्क के लोग ही भरे हुए थे, अफगान के दुश्मन बने हुए थे। अब उसको पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अब ये चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, दिल्ली की तरफ जाएगा, ठीक है, दिल्ली की तरफ उस समय देखेंगे, ठीक है। तो चूँकि पानीपत का युद्ध वगैरह वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ठीक है पानीपत का पानीपत का प्रथम युद्ध वगैरह हो चुका था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो जाएगा बाबर के पास जाएगा। देखिए शेर खान यहाँ पे मुगलों के पास जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मुगलों की सेना में यहाँ पे शामिल हो जाएगा शेर खान। देखिए मुगल सम्राट बाबर की सेना में शामिल हो जाएगा। मैंने बाबर के बारे में आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताया हुआ था कि बाबर जब आया यहाँ पे भारत में तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जब उसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया तो पता है आपको कि विषम परिस्थितियों में, विषम जलवायु वाली परिस्थितियों में उसके बहुत सारे सेना वापस अफगानिस्तान के तरफ, उज्बेकिस्तान के तरफ मूव करने लगे। ये रोका भी नहीं पाया क्योंकि सेना ठीक है इतना आसानी से रुक नहीं पाता सब। तो उसने क्या किया, बाबर को भी बहुत ज़रूरी थी कि जो भी यहाँ के लोकलाइट जो लोग थे, जो भी योग्य योग्य लोग थे, अपनी सेना में भर्ती यहाँ पे करना शुरू कर दिया। अब उसी भर्ती में देखिए शेर खान को भी यहाँ पे मौका मिल गया, उसी में वो भी समझ रहे हैं ना बाबर का सेना में शामिल हो गया। उसके बाद बाबर खानवा की लड़ाई लड़ेगा, उसके बाद घोषणा करेगा कि नहीं अब दिल्ली में हमें पूरी तरीके से शासन करना है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध होगा। तो यही आपको समझना है यहाँ पे कि मुगल सम्राट बाबर की सेना में शामिल हो गया और चंदेरी के युद्ध में जो मेदिनी राय खंगार के साथ खासकर इधर ठीक है मध्य प्रदेश की तरफ यहाँ पे चंदेरी के किले को लेके हुआ था, इसमें बाकायदा उसने बाबर का साथ भी दिया हुआ था। मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है। अब यहीं पे देखता है वो सारी गतिविधियों को देखता है, चूँकि अच्छा खासा उसको एक प्रशासन का अनुभव हो चुका था, कूटनीतिक जो भी गतिविधियां होती उसका भी अनुभव हो चुका था। यहीं पे सोचता है कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो इन मुगलों को एक दिन मैं बाहर ठीक है भारत से बाहर जरूर यहाँ पे खदेड़ दूंगा। और अब यहीं से शुरू हो गया मुगल शासकों के बारे में जानना, कैसे कैसे लोग कार्य कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। चूँकि अब बहुत बड़े एक राज दरबार में रह रहा है, उसकी सेनाओं को देख रहा है, कमियों को बारीकी से समझने का प्रयास करने लगा। और यही है अवसरवादी कह सकते हैं, महत्वाकांक्षी कह सकते हैं, कूटनीतिज्ञ कह सकते हैं, माने जितना भी नाम देंगे यहाँ पे शेर शाह सूरी को बिल्कुल ये चरितार्थ होते हुए उस पर नजर आएगा। और इसको मौका मिल गया बिहार में, अवसर इसको मिल गया, ठीक है। बिहार में जैसे ही अवसर मिला ये मुगलों का साथ छोड़ दिया, सेना में था, ठीक है, अगर साथ भी छोड़ेगा तो बाबर उसको पीछे पीछे छोड़े जाएगा। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि जब इसने मुगलों का साथ छोड़ दिया इसको मौका मिल गया कहाँ पे, देखिए बिहार में मिल गया। दूसरे इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि चूँकि घाघरा वगैरह के युद्ध में ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिहार के तरफ, बंगाल के तरफ काफ़ी अच्छा खासा बाबर का प्रभाव हो चुका था, तो सासाराम के तरफ खुद ही भेज दिया। हो ना हो यहाँ पे आपको समझना है कि कुल मिला के मुगलों से अपने आप को ठीक है अपने आप को अलग कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बिहार में जो अवसर मिला है आपको समझना है। देखिए बहार खान लोहानी की मृत्यु हो गई, ये वही था बहार खान लोहानी जिसने इसको शेर खां की उपाधि दिया हुआ था।
अब उसका एक अवयस्क बालक था, वही जिस बच्चे को ठीक है पढ़ा रहा था, टीचर के रूप में बना हुआ था, अभी बड़ा नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। नाबालिग राजकुमार के संरक्षक के रूप में बिहार में गया और उसकी जो विधवा पत्नी थी यही थी दूदू बेगम, ध्यान रखिएगा दूदू बेगम। उम्र में काफ़ी फासला था, यहाँ पे गैप था, लेकिन यही था। देखिए शेरशाह सूरी भारत के इतिहास को शायद समझता था, जानता था कि उसने वैवाहिक नीतियों का सहारा लिया। कई सारी देखेंगे, दो दो तीन तीन तो आपको आज ही देखने के लिए मिल जाएगा कि विधवाओं से, समझ रहे हैं ना, विधवाओं से सहायता कर, मतलब विधवाओं से विवाह करेगा, निकाह करेगा। और ये ऐसी वैसी विधवाओं से नहीं कि हम विवाह कर रहे हैं, ठीक है, कोई रोड चलते कोई किसी का पति मर गया उससे हम शादी कर ले रहे हैं। बाकायदा टारगेट करेगा, ये वही हस्तक्षेप करेगा जहाँ पे उसको कुछ लाभ मिलने वाला हो, ताकि उसकी शक्ति में वृद्धि हो, धन संसाधन मिले, उसके सैन्य शक्ति में वृद्धि हो। यही है यहाँ पे ना, मतलब कि दूरदर्शिता, जो शेरशाह सूरी की जो दूरदर्शिता है, आपको इसी तरीके से स्टडी करना होगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि वाकई में शेरशाह सूरी क्या था। तो देखिए विधवा जो पत्नी थी उसकी दूदू बेगम से इसने क्या किया, विवाह कर लिया। अब दूदू बेगम देखिए एक विधवा का सहारा देने से होता है ना कि दुनिया में एक बहुत बड़ा, वो भी एक वेलफेयर जो ठीक है काम है, लोक कल्याणकारी कार्य है, यहाँ पे सामाजिक कार्य है कि किसी विधवा को आंखों, मतलब आंख से आंसू पोंछना, इतना समझ रहे हैं ना, काफ़ी देखिए सोशली रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ये दक्षिण बिहार का ये शासक यहाँ पे बन बैठा। अब आपको समझना है दक्षिण बिहार का देखिए ये शासक बन बैठा, अर्थात गंगा के नीचे वाली जो एरिया है बिहार, उस समय चूँकि झारखंड वगैरह का इलाका बहुत बड़ा हुआ करता था, रोहतास हो गया, गया का क्षेत्र हो गया, ठीक है, वो आसपास का जो बक्सर का जो क्षेत्र हो गया, एक बहुत बड़े हिस्से का ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से शासक आपका बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पे देखिए युद्ध अभियान इसका देखने का प्रयास कीजिए। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैप को भी देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए 1529 में क्या हुआ है, तो घाघरा का युद्ध हुआ, ध्यान रखिएगा। 1529 में जब घाघरा का युद्ध हुआ तो ये बाकायदा अफगान अपने लोगों का महमूद लोदी का साथ देगा। और महमूद लोदी का साथ देने का इसका मतलब यही था, मतलब होता है ना बेमन से कि चल रहे हैं, देखते हैं वाकई में महमूद लोदी क्या है, कोई तिस्मार खान है क्या है। तो आपको पता है कि घाघरा के युद्ध में चूंकि बाबर ने क्या हुआ था, ध्यान रखिएगा, बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। तो माना जाता है, इसमें भी इतिहासकारों में थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन अधिकतर इतिहास के द्वारा भी बोला जाता है कि महमूद लोदी का शेर शाह ने यहाँ पे साथ दिया हुआ था, जिसमें वो पराजय हो गया, ठीक है, मैंने उसकी पराजित हो गई, ठीक है। 1529 में देखिए बंगाल के शासक के नुसरत शाह को पराजित करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी उत्थान का यहाँ पे कारण माना जाता है, जब नुसरत शाह को, बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करेगा। बैल मार वाला मुझे वाला हाल था, नुसरत शाह ही शेर शाह पे अटैक कर देगा। अब यहाँ पे देखिए एक अफगान दूसरे अफगान को यहाँ पे मार रहा है। यही है ना, जब बात आती है स्वार्थ की, बात आती है रिसोर्स की, जब बात आती है ठीक है प्रतिष्ठा की, ओहदा की, तो कोई कुछ समझता नहीं है। ये इतिहास में आपको सीखने की ज़रूरत है। नुसरत शाह भी अफगानी, शेर खां भी अफगानी, लेकिन अब समझ नहीं रहे थे कि अटैक कर दिया, इसने सीधे अटैक कर दिया, ध्यान रखिएगा, शेर खां पे। शेर खां ने इसको बुरी तरीके से पराजित कर दिया। अब यहीं से इसका ठीक है ओहदा बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसकी शक्ति यहाँ पे बढ़ना शुरू हो रहा है। और इसने उसी को हरा कर देखिए एक उपाधि धारण किया, जिसको बोला गया हजरत आला की उपाधि। तो ध्यान रखिएगा, हजरत आला की उपाधि को धारण कर किया, बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके यहाँ पे किया। अब ये वही नुसरत शाह आपको याद होगा, ठीक है, जो घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी का माना जाता है कि नुसरत शाह ने, ठीक है, महमूद लोदी का थोड़ा बहुत साथ भी यहाँ पे दिया हुआ था। तो चूंकि महमूद लोदी तो भाग गया, नुसरत शाह के शरण में भाग गया। बाबर ने बहुत बोला नुसरत शाह से कि भाई उसको मेरे हवाले करो महमूद लोदी को, लेकिन नुसरत शाह ने फाइनली एक संधि के माध्यम से महमूद लोदी को बचा लिया था। अब आपको समझना है यहाँ पे इसने एक उपाधि धारण किया हजरत आला, ठीक है। अब 1530 में इसको एक दोबारा एक वैसे ही मौका मिला था, मैंने मिलेगा जैसे बिहार में मिला था। चुनार के किले पे कंट्रोल कर लेगा। देखिए कैसे कंट्रोल करेगा, कितना यहाँ पे इसका भाग्य साथ दे रहा है और उसकी कूटनीतिक कुशलता यहाँ पे साथ दे रही है। ताज खां सरंगी खानी, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, ताज खां सरंगी खानी का ध्यान रखिएगा, मतलब यही चुनार के किले का शासक हुआ करता था। पूरा जो चुनार का जो क्षेत्र है, वर्तमान में देखेंगे तो मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र है, देख रहे हैं ना यहाँ पे मिर्ज़ापुर, वो बनारस के आसपास के क्षेत्रों का अभी मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा। ताज खां सरंग खानी, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसकी एक पत्नी थी, ठीक है, और इसकी पत्नी मतलब कई सारी पत्नियाँ तो होती ही होती थी। इसका एक बड़ा पुत्र भी था, तो अपनी सौतेली माँ से माना जाता है कि एक दिन एकदम होता है ना, एकदम माँ तो में आ जाना, पूरा एकदम झगड़ गया।
झगड़ा इतना अधिक हो गया कि उसको मारने के लिए गया बेचारा ताज खां सारंगी, ठीक है, अपने पुत्र को, ठीक है, रोकने के लिए गया। उसको लगा, ठीक है, इसका पुत्र को लगा कि भाई मुझे मारने आ रहा है, और ताज खां सारंगी खानी के पुत्र ने, ठीक है, इसी पे अटैक कर दिया। बेचारा उसी अटैक में, ठीक है, कटा वटा गया था, उसका मर गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी जब मृत्यु हो गई यहाँ पे, तो सीधे यहाँ पे अब फिर से देखिए यहाँ पे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेगा शेर खां, और ताज खां की विधवा से, जिसका नाम था लाड मल्लिका, ध्यान रखिएगा, लाड मल्लिका से विवाह कर लिया। अब लाड मल्लिका का जो सौतेला जो पुत्र था, जिसने इसके पति को हत्या किया था, क्या वो कभी सपोर्ट करेगी? समझिए, लाड मल्लिका से विवाह किया और किले पर कब्जा कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट किला था, चुनार का किला, ध्यान रखिएगा। काफ़ी धन दौलत इस किले से इसको मिला, वहाँ का शासक भी ये बन गया, और यहीं पे माना जाता है एक महत्वाकांक्षी शासक के रूप में हिंदुस्तान का पूरी तरीके से बादशाह, सुल्तान बनने का ख्वाब देखने लगा ये शेरशाह सूरी। तो आपको थोड़ा समझना है, थोड़ा मैप देखने का प्रयास कीजिए, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे चुनार का किला देख पा रहे हैं ना, मिर्जापुर बनारस के आसपास के क्षेत्रों की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ये है यहाँ पे देखिए गंगा नदी का पूरा पूरा फुआ क्षेत्र है, ये वाला जो इलाका आपको, सॉरी थोड़ा एक बार मैं जूम करता हूँ। ये है देखिए यहाँ पे चुनार का किला, ठीक है, और ये है यहाँ पे सासाराम के एरिया, देखिए यहाँ पे, यहीं रोहतास हो जाएगा, इधर गया का क्षेत्र हो जाएगा, और ये देखिए गंगा नदी का पूरा पूरा जो अफवाह क्षेत्र है। इधर से देखेंगे तो कई सारी जो भी नदियाँ हैं, ठीक है, सोन वगैरह हो गया, इधर घाघरा, गंडक वगैरह नदी आ गए, यहीं पटना के आसपास के क्षेत्रों में मिलती हुई नजर आएगी। तो देखिए चुनार का किला में यहाँ पे कंट्रोल होने का मतलब है यहाँ पे एक ऑलरेडी ये सासाराम के क्षेत्रों की तरफ, बिहार की तरफ आ गया है। तो अब इसका जो एरिया है देखिए काफ़ी अधिक बढ़ चुका है, ध्यान रखिएगा। शेर खान का चुनार फोर्ट तक इसका पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है। देखिए थोड़ा बिहार का मैप फिर से देखने का प्रयास कीजिए, अभी आपको क्रिस्टल क्लियर और हो जाए। 1532 में देखिए दोहरिया का युद्ध होगा। आपको दोहरिया का युद्ध आपको मैंने बताया हुआ था कि हुमायूं जब अटैक करेगा, ठीक है, महमूद लोदी पे, ध्यान रखिएगा, तो दोहरिया नामक जगह पे, देवरिया भी इसको बोला जाता है वर्तमान में, दोहरिया देवरिया, ठीक है, गोमती नदी के आसपास के क्षेत्र में, वहीं पे दोहरिया का युद्ध हुआ था। और इसने बाबर ने क्या किया हुआ था, सॉरी शेर खान ने क्या हुआ था, कभी कभी देखिए होता है ऐसे, ठीक है, कभी बाबर की जगह हुमायूं, शेर खान, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है ना। मुझे लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा टंग स्लिप है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस दोहरिया के युद्ध में चूंकि हुआ क्या था आपको समझना है। तो एक तरफ देखिए हुमायूं था, सब मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, और हुमायूं के यहाँ पे अपोजिशन में कौन था, तो महमूद लोदी था। तो महमूद लोदी का जो साथ दिया था, ध्यान रखिएगा, शेर खान ने इस युद्ध में साथ दिया हुआ था। अब यही कारण था ना, देखिए हुमायूं का जो सबसे पहला जो कारण था यही कि महमूद लोदी का शेर खान ने साथ दिया हुआ था, और यहाँ पे शेर खान जो का कंट्रोल था, चुनार के किले पे कंट्रोल था। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हुमायूं ने पराजित करते हुए चुनार का प्रथम घेरा यहाँ पे डाल दिया। चुनार का प्रथम घेरा डाला तो आपको पता है कि लगभग 3-4 महीनों तक उस किले को घेर के रखा गया था हुमायूं के द्वारा, और फाइनली दोनों में संधि हुआ। और संधि होने का बहुत बड़ा कारण था देखिए बहादुर शाह, क्योंकि गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह से शेर शाह ने संधि कर लिया। और बहादुर शाह आपको पता है कि हुमायूं का कट्टर दुश्मन हुआ करता था, समझ रहे हैं ना। तो बहुत यहाँ पे आपको समझना, इक्वेशन समझना, यहीं से बहादुर शाह बहुत सपोर्ट करेगा शेर खान को, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही है, हुमायूं। तो चुनार पर प्रथम घेरा डाला और फाइनली एक संधि के माध्यम से कंप्रोमाइज कर लिया गया। चुनार के घेरे को शेर खान के हवाले कर दिया गया, और इसका जो पुत्र था शेर खान के पुत्र को, ठीक है, हुमायूं के सेना में भर्ती कर लिया गया। तो मामला यहाँ पे रफा दफा हो गया। अब देखिए 1534 में अब यहाँ पे पूरी तरीके से, चूँकि अब चुनार के किला से लेके इधर, ठीक है, दक्षिणी बिहार तक के बहुत बड़े एरिया में अपना कंट्रोल किया है। अब शेर खां क्या करेगा, सूरजगढ़ की विजयी कर लेगा। बंगाल के शासक यहाँ पे था महमूद खां, ध्यान रखिएगा, महमूद खां को पराजित कर लेगा। अब यही समझना है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है। उधर देखिए पूरी तरीके से हुमायूं अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगा हुआ है, अपने दुश्मनों को सफाया करने में लगा हुआ है। जब वो हुमायूं उधर बिजी होता था, ये इधर बंगाल की तरफ उत्पात मचाना शुरू कर देता था। और याद रखिएगा हुमायूं को, ठीक है, शेर शाह से बहुत अधिक डर नहीं था उस समय, क्योंकि शेर खान ने, ठीक है, चुनार का जब प्रथम घेरा डाला हुआ था हुमायूं ने, ठीक है, तो बाकायदे मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया हुआ था।
हुमायूं को भी लग रहा था कि देखो भाई हमारे बाप ने, ठीक है, मतलब बाबर ने इसको शरण दिया हुआ था, तब जाके सेना बना। तो इतना वैल्यू नहीं था, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको हुमायूं की नज़र में इस शेर खां का। लेकिन शेर खां का देखिए ओहदा कैसे बढ़ रहा है। तो 1534 में शेर खां की जब सूरजगढ़ जब विजयी हो रही है बंगाल के शासक महमूद खां को हरा के, और इसने क्या किया, शेर खां की शक्ति बढ़ने लगी। 13 लाख रुपए दिनार, मतलब दिनार मतलब समझ रहे हैं ना, सोने का सिक्का बंगाल के शासक से लिया। पूरी बात देखिए आग की तरह यहाँ पे फैल गई। ये बात जैसे हुमायूं तक फैली, हुमायूं तक गई, अब हुमायूं बिल्कुल आग बबूला हो गया। और 1538 में हुमायूं ने चुनार पर दूसरा घेरा डाल दिया। अब यही था कि हुमायूं देखिए मुगल शासक के रूप में मौजूद है, बड़ी उसकी सेना हुआ करती थी। जब चुनार पर देखिए इसने जब दूसरा यहाँ पे घेरा डाला, आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो ये भाग गया वहाँ से। और भाग के देखिए ये इधर था चुनार का किला, और यहीं पे देखेंगे रोहतास का किला था, जो वहाँ पे एक राजपूत शासक के अंडर कंट्रोल में था रोहतास का किला। तो ध्यान रखिएगा रोहतास का किला दो है। रोहतास का किला एक तो यहाँ पे है, और आगे चल के जब ये शासक बन जाएगा दिल्ली का, तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ, वर्तमान में पाकिस्तान के तरफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के तरफ, वहाँ पे एक रोहतासगढ़ का किला बनवाएगा। तो अभी मैं जिस रोहतासगढ़ दुर्ग की बात कर रहा हूँ, ये वर्तमान में ध्यान रखिएगा बिहार का एक जिला है, ठीक है, और उसी जिले में एक किला है जिसका नाम है रोहतास दुर्ग। तो रोहतास दुर्ग पर देखिए यहाँ यहीं पे माना जाता है कि शेर खां का अधिकारी यहाँ पे, ठीक है, मैंने अधिकार हो जाएगा। इस शेर खां के एक मंत्री होगा चूड़ामन, ध्यान रखिएगा चूड़ामन, बहुत फेमस नाम है चूड़ामन। चूड़ामन का माना जाता है कि उस रोहतास के किले में जो शासक था उससे उसकी दोस्ती थी। फाइनली उसको डरा धमका के, ठीक है, हुमायूं का इसने सहारा भी लिया शेर खां ने कि देखो अगर तुम हमको रहने का अगर जगह नहीं दोगे तो हम और हुमायूं आएंगे और तुमको, ठीक है, पूरी तरीके से निपटा देंगे। बेचारा डर गया। दूसरे इतिहासकार बोलते हैं कि ज़बरदस्ती उसके किला में डोली में घुस गया, समझ रहे हैं ना, और अंदर घुस के लूट पार काट सब मचा के कुल मिला के उसने रोहतास दुर्ग पे यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। तो देखिए चुनार पर दूसरा घेरा तो हुमायूं ने डाला, लेकिन कोई उसको बहुत अधिक फायदा नहीं हुआ। एक किले से भाग कर यहाँ पे दूसरे किला अर्थात रोहतास दुर्ग पे आ गया। अब यहीं थोड़ा सा मैप देखने का प्रयास कीजिए। देखिए यही है रोहतास का दुर्ग, अभी मैंने दिखाया हुआ था, इधर गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र, और इधर आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो वाराणसी का क्षेत्र, मिर्ज़ापुर का क्षेत्र, ये एरिया में देखने के लिए मिल जाएगा। तो थोड़ा डिस्टेंस बहुत अधिक नहीं है यहाँ पे, थोड़ा आपको फील करते चलना है, रटना नहीं है आप लोगों को। देखिए अब क्या हो रहा है। आप 1539 में फाइनली यही हो जाएगा, यहाँ पे रोहतास के दुर्ग पे कंट्रोल कर लेगा, ध्यान रखिएगा। और रोहतास के दुर्ग पे कंट्रोल करते हुए बंगाल के जो भी क्षेत्र था सारा का सारा वहाँ पे कंट्रोल कर लेगा, ध्यान रखिएगा, शेर खान के द्वारा। फाइनली हुमायूं पगला जाएगा। सब मैंने आपको समझाया हुआ है। 1539 में ये चौसा का युद्ध होगा। चौसा का युद्ध बिल्कुल मैंने एक चूहादानी के रूप में प्रस्तुत किया हुआ था, वहीं करमनासा और गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, बक्सर के एरिया में यहाँ पे हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में बुरी तरीके से हुमायूं को इसने पराजित किया। हुमायूं भाग के गंगा नदी में कूद के यहाँ पे अपनी जान बचाया। सब कहानी मैंने आपको बताया हुआ है, आपको थोड़ा डिटेलिंग करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो जाके हुमायूं को देखिए, पूरा मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया हुआ है। अब यहीं पे देखिए राज्याभिषेक करवाया बंगाल में, और बंगाल में राज्याभिषेक करवाने का मतलब है कि बंगाल और बिहार तक का जो एरिया है पूरा एक स्वतंत्र शासक के रूप में शेर शाह ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। और वहीं पे एक इसने उपाधि धारण किया, जिस उपाधि का नाम है अल सुल्तान, या इसको आदिल या शेर शाह की उपाधि यहाँ पे बोला जाता है। अब यहीं से देखिए इसको शेर शाह, ध्यान रखिएगा, पहले अब शेर खान बोला जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे शेर शाह सूरी, ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी की उपाधि धारण कर लेगा। अब यहीं से शुरू कर देगा, अपने नाम का खुतबा पढ़वाएगा, सिक्के ढलवाने का आदेश देगा, और ऐसा वहीं कर सकता है जो शासक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो, सोवरन हो, संप्रभु हो, ये वैसे ही शासक कर सकता है। फाइनली 1540 में देखिए यहाँ पे, चूँकि भाग के जाएगा हुमायूं, जाएगा दिल्ली में अपने भाइयों के साथ। चूँकि उसके भाइयों में कमरान जो सबसे योग्य था उसका साथ तो नहीं देगा, बाकी हिंदाल अस्कनी वगैरह साथ देगा, और कन्नौज बिलग्राम का फाइनली युद्ध होगा, और दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लेगा। और लगभग 1540 के बाद से देखेंगे तो हुमायूं निर्वासित जीवन जिएगा। 1542 तक पूरी तरीके से भारत को छोड़ देगा, यहाँ वहाँ शरण लेगा, और फाइनली अमरकोट हो गया, ठीक है। एक बेगम से शादी भी करेगा, हाजी बेगम से शादी भी करेगा, उससे पुत्र अकबर भी होगा। फाइनली वो सब चीज़ छोड़ के चला जाएगा ईरान के शाह के दरबार में मदद मांगने के लिए।
और फिर हुमायूं की घर वापसी होगी। लेकिन तब तक तो कहानी लंबी चौड़ी हो जाएगी हुमायूं वाली। उधर जो मैंने सब बता दिया आपको, दिल्ली व आगरा पर अधिकार करेगा और यहीं पे माना जाता है कि सूर्यवंश की स्थापना हो जाएगी, अर्थात द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हो जाएगी। अब यहाँ पे भी इतिहासकारों में थोड़ा सा विभेद है कि 1540 में देखिए दिल्ली की राजगद्दी पे अपनी, ठीक है, पूरी तरीके से स्थापना कर लेगा, दिल्ली की राजगद्दी पे बैठ लेगा। तो चूंकि अब जन्म में अंतर है यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये किस साल दिल्ली के, ठीक है, गद्दी पे बैठा, ये भी समस्या का कारण है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, और एग्जाम में जब पूछेगा, ठीक है, तो 67 माना जाता है कि काफ़ी अब बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ कुछ कमीशन के द्वारा माना गया है। 67 वर्ष की आयु में 1540 में दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा, तो बूढ़ा हो चुका था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमा में अब देखेंगे यहाँ पे, तो चूंकि आपको समझना है कि अब दिल्ली की राजगद्दी पे इधर इधर बैठ गया, पूरा का पूरा जो एरिया था इधर बंगाल से लेके दिल्ली तक, इधर देखेंगे तो पंजाब तक के एरिया पे पूरे पूरे इसका कंट्रोल कर लिया था। शेर शाह सूरी ने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। अब यहीं पे देखें उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ, वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों की तरफ एक गख्खर कम्युनिटी के लोग थे जो मुगल समर्थित थे, मुगलों के लोग बहुत मानते थे। तो इसने जब दिल्ली पर राजगद्दी पर बैठा तो इसको लगा कि नहीं, हो ना हो गख्खरों का सफाया करना होगा और ये वापस मुगल अटैक ना कर दे। चूँकि इसको भी तो पता है, ठीक है, ईरान के जो सफवीद शासकों से तो दुश्मनी नहीं मोड़ सकता था, इतनी उसकी औकात नहीं थी शेर शाह सूरी की। बहुत उस समय समझ रहे हैं ना, बहुत मतलब सुसंगठित यहाँ पे हो चुका था सफवीद, बहुत बड़ा एरिया था ईरान में शिया वंश के मानने वाले लोग। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ध्यान रखिएगा, तो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा, अपनी सीमा को सिक्योर करने के लिए, खासकर उत्तर पश्चिम सीमा में गख्खरों को मैनेज करने के लिए मुगल समर्थित जो लोग थे वहीं पे अपनी सुरक्षा के लिए एक रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। वर्तमान में झेलम नदी, ठीक है, वही उसी झेलम शहर के किनारे किला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो रोहतास दुर्ग जो किला जो बनाया हुआ खुद इसने बनवाया, किला रोहतास, ठीक है, गढ़ दुर्ग का किला बनवाएगा। दूसरा किला ये पुरानी दिल्ली में, समझ रहे हैं ना, दिल्ली में जहाँ आएंगे देखेंगे तो आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे कि लगभग देखिए 1540 से 45 तक महज 5 सालों के शासनकाल में इसने बहुत कुछ किया है शेर शाह सूरी ने। दिल्ली का किला इतना बड़ा है, वो पुरानी दिल्ली का किला देखेंगे तो लगेगा आपको कि कैसे कर सकता है, लेकिन किया है उसने, और इसीलिए आज आप हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इतिहास में बार बार बोलता हूँ, सबको जगह नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पे सुरक्षा इसने रोहतासगढ़ दुर्ग में झेलम शहर के किनारे, ठीक है, एक किला भी बनवाया कि भाई वहाँ से, ठीक है, जो भी आक्रमणकारी है खासकर उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से, तो किला पूरी तरीके से भारत में मेन गेट का कार्य करेगा, ठीक है, अवरोध का काम करेगा। और फिर शुरू हो गया, जब उत्तर पश्चिम सीमा इसकी सिक्योर हो गई, आपको फिर समझना है, ये जो इलाका सिक्योर हो गया तो इसको लगा कि भाई ये इलाका तो मेरा है, अब ये नीचे की तरफ आना है हमको, अर्थात राजस्थान की तरफ, गुजरात की तरफ। ये जो मालवा का क्षेत्र है, चूँकि विंध्यन पर्वत तक का एरिया अगर देखेंगे उस समय विंध्यवन या सतपुड़ा रेंज तक का ही एरिया की तरफ ऊपर ये लोग पूरी तरीके से सिमटा हुआ था। देखिए 1542 में मालवा पर आक्रमण करेगा, वहाँ पे, ठीक है, अपना कंट्रोल कर लेगा। 1543 में ध्यान रखिएगा रायसेन दुर्ग पर आक्रमण करेगा। ये जो आक्रमण है रायसेन दुर्ग पे जो करेगा, बिल्कुल मैंने एक कलंक है ये शेर शाह सूरी में, ठीक है, मैंने इतना शानदार उसका इतिहास रहा है, लेकिन ये जो आक्रमण है ना, ये रायसेन दुर्ग पे जो आक्रमण किया है, ये उसके जीवन का इतना बड़ा वो कलंक है कि इस कलंक से, मैंने समझ रहे हैं ना, उसका एक पुत्र था, देखेंगे हम लोग कुतुब खां करके, बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अपना आत्महत्या कर लेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रायसेन दुर्ग पर आक्रमण किया। वर्तमान में, ठीक है, मध्य प्रदेश का बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है रायसेन दुर्ग पर, ठीक है, आक्रमण। वहाँ राजपूत शासक था एक पूरनमल, ध्यान रखिएगा, पूरनमल, ठीक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से चूंकि दक्षिण में आने के लिए या फिर वो विंध्यन रेंज के आसपास के क्षेत्रों पे कंट्रोल करने के लिए बड़ा शानदार जगह था ये। तो पूरनमल वहाँ राजपूत शासक था। माना जाता है इसके पास पारस का पत्थर था, यानी पारस का पत्थर, समझ रहे हैं ना, जिस किसी वस्तु पे अगर टच कर दिया जाए तो माना जाए कि वो चीज़ पूरी तरीके से सोना बन जाएगा। तो ये खैर लगता है ये काल्पनिक ही होगा, ठीक है। आज भी जो लोग जाते हैं रायसेन दुर्ग पर किले पे जाते हैं तो सब घूमते रहता है, बहुत सारा तांत्रिक वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो पारस का पत्थर माना जाता है, ठीक है। अब यहीं पे माना जाता है कि उसने विश्वासघात करके किले पर कब्जा कर लिया। उस किले पे माना जाता है कि, ठीक है, मैंने गलत तरीके से, मैंने अब मैंने होता है ना विश्वास करके, ठीक है,
विश्वास जीत के इस पूरनमल का और इसको पूरी तरीके से इसको धोखा दे दिया गया। बहुत बड़ा समस्या का कारण तो ध्यान रखिएगा। और विश्वासघात करके ये लोग किले पे कब्जा कर लिया। किले पे कब्जा करने के दौरान पूरनमल को लगा कि अब तो आ गया सब, काफिर ही बोलता था सब, समझ रहे हैं ना, मैंने ये सब काफिर ही बोलेगा। पूरनमल को क्या लगेगा, फिर आ गए सब मुस्लिम सब हमारे बहू बेटियों को मारने काटने हमारे क्षेत्रों पे। माना जाता है एक पूरनमल की एक रानी थी, ठीक है, रानी रत्नावली, उसने उसका गला काट दिया कि भाई तुम काफिरों के हाथ में लगना, सॉरी तुम मुस्लिमों का हाथ में ना लग जाओ। बहुत विभत्स कहानी है यहाँ की, ठीक है, आप सर्च मारेंगे तो आपको सारी कहानी गूगल वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगी। विश्वासघात करके किले पे कब्जा कर लिया। यहाँ की महिलाओं ने वहीं तक जौहर प्रथा को करना आरंभ कर दिया। इतना विभत्स सीन होता था जौहर, ठीक है। इसके बाद बाल बच्चों तक को इसमें छोड़ा नहीं गया और सिंह शाह सूरी के चरित्र का कलंक माना गया। और इसके अपने बेटे ने, देखिए, कुतुब खान ने आत्महत्या कर लिया कि भाई कैसे हम जी सकते हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत तो इथिकल वैल्यू तो लगता था इसके बेटे के अंदर था। देखिए आत्महत्या कर लिया, ग्लानि से आत्महत्या कर लिया, इतना इसको गिल्टी फील हुआ अपने आप को ही, ठीक है, इसने मार लिया। तो इसीलिए माना जाता है शेर शाह सूरी के चरित्र का एक कलंक माना जाता है रायसेन दुर्ग पर आक्रमण। फाइनली कंट्रोल तो हो ही गया, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण करेगा। राजपूत हमेशा चैलेंज देते थे, इस नो डाउट, ठीक है। अकबर तक देखेंगे, अकबर ही राजपूतों को कुल मिला के मैनेज कर पाया है, अदरवाइज फिर आपको देखेंगे पीछे तो देखने के लिए नहीं मिलेगा कि वैसा शासक जो पूरी तरीके से, ठीक है, राजपूत शासकों को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था। मारवाड़ पे आक्रमण करेगा। उस समय राजा था मालदेव, ये भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, गुजरात के तरफ, दिल्ली की तरफ ये भी आना चाह रहा था। और इससे युद्ध हुआ सामेल नामक स्थान पे। इसमें देखेंगे तो राजा मालदेव तो मारा गया, लेकिन इसके जो दो योग्य जो सेनापति के रूप में मौजूद थे, गैता और कुप्पा ने, ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी को इतना नुकसान पहुंचाया। वो मुझे याद आ रहा है उस पद्मावत मूवी का, जिसे एक राजपूत शासक मुस्लिमों से लड़ रहा है, उसकी गर्दन को काट दिया जाता है, लेकिन अपने आन बान शौर्य के लिए उस मैंने इस तरह का सीन दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें इतिहासकारों को लेकर कोई डाउट नहीं है कि राजपूत जो शासक थे अपने आन बान, अपनी शौर्यता, वीरता का परिचय देते हुए कभी वो लोग युद्ध से भागना नहीं चाहता था। भले मर जाए मिट जाए अपने धरती के लिए, अपने, ठीक है, मिट्टी के लिए वापस नहीं आना चाहता था सब। बहुत नुकसान पहुंचाया शेर सूरी को, ध्यान रखिएगा उस समय। और शेर सूरी ने यही स्टेटमेंट दिया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य में खो चुका था, इतना इसको डैमेज किया गया था। लेकिन उस समय चूंकि इसका कोई इतना बड़ा कंप्यूटर तो था नहीं, हुमायूं को तो खदेड़ दिया था, अदरवाइज अगर वो रहता तो इस पर अटैक कर सकता था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मारवाड़ को छोड़ के, अर्थात मारवाड़ के क्षेत्र को इसने अपने में मिला लिया। बड़ी मुश्किल से इस क्षेत्र को जीता हुआ था। और अन्य राजपूत जो भी शासकों को, ठीक है, अधीनता स्वीकार करा के कि लो भाई सलामी ठोकते रहना है, लेकिन उन सारे शासकों को छोड़ दिया। उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके ज़िंदगी का आखिरी जो टाइम आ ही गया है चूँकि, ठीक है, 1545 का कालिंजर के किले पर आक्रमण। ध्यान रखिएगा, कालिंजर के किले पर आक्रमण क्या होता है। तो यहाँ का शासक देखिए माना जाता है कीरत सिंह था। युद्ध का कारण देख के आपको बड़ा हंसी आएगा, ठीक है, लगेगा कि देखिए, ठीक है, महिला जो होती है ना, एक, समझ रहे हैं ना, मतलब वो कुछ भी करवा सकती है, ठीक है। महाभारत तो हो ही गया, रामायण भी हो गया, बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। कारण था इसका एक नर्तकी को लेके, समझ रहे हैं। इस नर्तकी को लेके माना जाता है कि शेर सिंह ने फरमान किया हुआ था राजा, ठीक है, जो कीरत सिंह से कि भाई अपनी नर्तकी को भेज दो भाई हमारे पास, हमें दे दो। ये देने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं था। और ये तो एक कारण है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण था रीवा का राजा बीरभान बघेल को, ध्यान रखिएगा, इसने, ठीक है, कालिंजर के किले पे शरण दिया हुआ था शासक कीरत सिंह ने। माना जाता है कि शेर शाह ने, ठीक है, पहले मैसेज भेजवाया, डायरेक्ट अटैक नहीं किया, लेकिन कीरत सिंह ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। इसको लगा कि भाई हमारा किला इतना सेफ है। और वाकई में किले को तोड़ना उस समय इतना आसान नहीं हुआ करता था। अब यही था कि किले पे आक्रमण कर दिया। लगभग 1 साल तक तो घेर के रखा गया था। चूँकि किले को अगर आप घेर लेंगे तो रसद आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, तो फिर मजबूरी हो जाएगी। लेकिन 1 साल तक भी जब कुछ नहीं हो पाया यहाँ पे माना जाता है, तो अब वही जो तोप वगैरह, चूँकि अच्छा खासा उसने तो प्राप्त कर लिया था, मुगलों से सीख लिया था तोप, उस तोप में माना जाता है एक स्पेशल उसने, ठीक है, चांदी वगैरह का, समझ रहे हैं ना, मतलब जो बड़े बड़े दीवारों को तोड़ने के लिए उसमें चांदी का जो तत्व था उसको डाला गया था। इतना खतरनाक था कि भाई किले के दीवारों को हम लोग तोड़ देंगे।
जैसे दिखाया गया पद्मावत मूवी में, ठीक है, जो चित्तौड़ के किले पे अटैक किया जा रहा है, देखिए किले को तोड़ा जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर अटैक किया जा रहा था। तभी उक्का नामक माना जाता है कि एक अस्त्र था, कुछ इतिहासकार बोलते हैं तोप ही होगा, और क्या तोप चला रहा था, किले की दीवार से टकरा के उसका गोला, इसी की जो भंडार था जहाँ पे बहुत सारे बम गोला रखा हुआ था, उसी पे आग आग लग गया और उसी आग में जल के बेचारा, ठीक है, जल गया पूरी तरीके से। माना जाता है विस्फोट हो गया, चारों तरफ होगा ना, जब विस्फोट होगा तो यहाँ दाएं बाएं सब निकलेगा यहाँ पे, और फाइनली ध्यान रखिएगा इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये भले मर गया, जर गया, लेकिन जब तक उस कलिंजर के किले पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर लिया गया इन मुस्लिमों के द्वारा, तब तक ये जिंदा था, ठीक है। जैसे सुना मैं मर गया, तो ध्यान रखिएगा इसकी मृत्यु हो गई कलिंजर पे। प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई है, क्योंकि कन्फ्यूजन है, चूँकि इसका कब्र तो बना है सासाराम में, इसकी मृत्यु कलिंजर में यहाँ पे हो चुकी है। अब कलिंजर से हो सकता है कि उसके जले हुए शव को ला के दफनाया गया होगा सासाराम में। तो ध्यान रखिएगा मृत्यु कलिंजर में 22 मई 1545 को ये हुआ था। अब जो इसका मकबरा जो बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाजी बेगम के द्वारा, इसकी विधवा पत्नी हाजी बेगम के द्वारा सासाराम बिहार में, ठीक है, बनवाया गया था। यही वो मकबरा है। अभी देख पा रहे हैं उस समय मकबरा इतना शानदार एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, खासकर जिसे इस्लामी और हिंदू स्थापत्य कला का मिला जुला रूप इसे जाना जाता है। जैसे इसका नक्शा माना जाता है एक मीरक मिर्जा गियास ने, जो एक ईरानी था, ईरान मतलब समझ रहे हैं ना, ईरानी, इसने तैयार किया हुआ था। श्वेत संगमरमर का बना हुआ, वाकई में श्वेत है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कलरफुल हो गया है, और वर्तमान में इसका रख रखाव का भी बहुत अभाव है, मैनेजमेंट वगैरह नहीं है बिहार सरकार के द्वारा। इसको प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा के रूप में भी इसको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब इसकी तो मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु होने के बाद 1500, ठीक है, देखिए 45 में इसकी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया, चूँकि हुमायूं तो फाइनली 1555 के बाद से ही दिल्ली पे कंट्रोल करेगा। तो जो 10 साल का जो समय बच रहा है, लगभग 1545 से लेके 55 तक, तो पूरा का पूरा दिल्ली में सूर्यवंश के यहाँ पे शासकों का पूरी तरीके से देखेंगे कंट्रीब्यूशन रहेगा। वहीं लोग अपना ठीक है, अपना शासन करेगा, राज करेगा, प्रशासनिक नीतियों को लागू करेगा। तो इसमें देखेंगे शासकों की सूची में तो देखिए नंबर 1 तो शेर शाह सूरी है, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद गृह युद्ध छिड़ गया। इसके जो 2 पुत्र थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस्लाम शाह सूरी और एक और पता नहीं जलाल खान सूरी करके, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट, ठीक है, दोनों के बीच हुआ यहाँ पे। फाइनली इस्लाम शाह सूरी को यहाँ पे, ठीक है, सूर्यवंश के शासकों में दूसरे कैटेगरी पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे इसको बना दिया गया। टाइम पीरियड भी इसका अच्छा खासा है, 1545 से 53 तक। काफ़ी योग्य शासक था, बिल्कुल अपने पिता की तरफ गया था, योग्य शासक और सेनापति के रूप में था। इसीलिए देखिए यहाँ पे 1545 से 53 तक के शासन किया। और इसने एक बड़ा अच्छा काम किया कि अपनी सैनिक टुकड़ियों को देखिए इसने बांटना शुरू किया, 200, 250 और 500 के रूप में। मैंने होता है ना, जैसे आज वर्तमान में जिससे कि होता है कि ये बटालियन, इस बटालियन में, ठीक है, इतने सैनिक रहेंगे, इस बटालियन में इतने सैनिक रहेंगे। तो वैसे ही इसने देखिए अपने सैनिक टुकड़ियों में 200, 250, 500। प्रश्न पूछ देगा किस शासक ने अपने सैनिकों को, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे किया हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक और शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसने दशमलव पद्धति के आधार पे अपने सैनिकों का ऑर्गेनाइजेशन किया था। तो थोड़ा कमेंट करके आपको बताइए, मैं देखना चाहता हूँ आपको याद है कि नहीं है। तो सैनिक टुकड़ी आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, इस आधार पर इसने बांटना शुरू किया। इसके बाद से इसका, ठीक है, एक कह सकते हैं कि इस्लाम शाह सूरी का ही, ठीक है, एक अल्पवयस्क पुत्र बच्चा को, ठीक है, अपना गद्दी पे बैठा देगा, फिरोज शाह सूरी, ध्यान रखिएगा, 12 वर्ष की आयु में। और फिर इसके चाचा के द्वारा, इस्लाम शाह सूरी का भाई है, मोहम्मद शाह आदिल के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाएगी। अब देखिए 1545 से लेकर 53 तक आते आते महज 2 साल में लगभग देखेंगे तो 4 शासक, मैंने 4 नहीं कहेंगे, हाँ 4 शासक आपको चेंज होते हुए सब नजर आएगा। तो कुछ बड़ा यहाँ पे काम नहीं होगा, हत्या मोहम्मद शाह आदिल कर देगा। फिर उसके बाद इब्राहिम शाह सूरी आएगा, दोनों ही सब लोल शासक ही हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उससे भी बड़ा लोल शासक आएगा, ये सिकंदर शाह सूरी, आपको ध्यान रखना चाहिए। सिकंदर शाह सूरी, चूँकि इसी के समय मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध हुआ था। इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में आपको याद होगा कि हुमायूं ने क्या किया था, तो पंजाब के क्षेत्रों को पूरी तरीके से जीत लिया हुआ था। और इसी मच्छीवाड़ा के युद्ध में उसका अल्पवयस्क पुत्र अकबर ने भी पूरी तरीके से साथ दिया हुआ था। सरहिंद का भी युद्ध यहाँ पे लड़ा, ठीक है। तो यहाँ से माना जाता है कि 1555 तक देखिए क्या हुआ है, तो हुमायूं का दिल्ली पे
दिल्ली पे कंट्रोल हो गया। लेकिन दिल्ली पे कंट्रोल होने का मतलब कि माना जाता है कि पश्चिमी दिल्ली की तरफ जो शासन कर रहा था हुमायूं कर रहा था, लेकिन पूर्वी दिल्ली की तरफ अभी भी सूरी वंश का एक शासक बचा हुआ था जिसका नाम था आदिल शाह सूरी। अब यहीं से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान से देखते चलिए। आदिल शाह सूरी, ध्यान से देखिए, इसने क्या किया था, तो चुनार को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। मैंने बताया कि पूरब के तरफ, दिल्ली के पूरब के तरफ, ठीक है, इसी का यहाँ पे शासन था सूरी वंश का। अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी, ध्यान से सुनिए। अयोग्य एवं बहुत ही दुराचारी शासक था और इसीलिए इसका एक बड़ा योग्य हिंदू सेनापति था जो आदिल शाह आंख मूंद के इस पर विश्वास करता था, जिसका नाम था हेमू। अब हेमू से आपके दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा जोधा, ठीक है, अकबर वगैरह, तो उसमें शुरुआत में ही हेमू को दिखाया गया है, हाथी में चढ़ के वो युद्ध कर रहा होता है, ठीक है। फाइनली उसके आंख में तीर लग जाती है और बैरम खान के द्वारा उसका गला काट दिया जाता है। तो यही है हेमू, ध्यान रखिएगा। प्रशासन का संपूर्ण जो भार था इसी हेमू के कंधों पे हुआ करता था और आदिल शाह के लिए इसने माना जाता है कि लगभग, ठीक है, और 22 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें अधिकतर 20-20 लड़ाइयों में इसने अपना विजय प्राप्त किया और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण, चूंकि आप देख रहे होंगे एंशिएंट एरा से एक शासकों ने, खासकर हिंदू शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया हुआ है। तो 14वें नंबर का शासक था हेमू, ध्यान रखिएगा, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अब इतना सारा युद्ध लड़ रहा है, कर रहा है, तो इतिहासकारों को बोला जाता है कि देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम जो हिंदू जो सम्राट था, जो आदिल शाह को हटा के ही यहाँ पर बैठा हुआ था, वो था हेमू। ध्यान रखिएगा, हेमू, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये भी बन जाता है कि सूरी वंश के अंतर्गत अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पे भी प्रश्न, ठीक है, अगर उत्तर दिया रहेगा हेमू तो हेमू लगाना है, और नहीं तो आदिल शाह सूरी दिया रहेगा। दोनों में से कोई एक ही देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। पानीपत की यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरी लड़ाई में इसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि जैसे ही इधर आपको ध्यान होगा कि हुमायूं की इधर मृत्यु हो जाएगी, पूरी तरीके से हेमू एक्टिव हो जाएगा दिल्ली पे कंट्रोल करने के लिए। माना जाता है कि कंट्रोल भी कर लिया था, लेकिन यही था कि अब हेमू की जो लड़ाई थी अकबर से नहीं थी, चूँकि वो तो बच्चा था, पंजाब के तरफ उसको सूबेदार बनाया गया था, लेकिन उसका जो संरक्षण करता जो व्यक्ति था बैरम खान, बिल्कुल मैं बार बार उसको कटप्पा बोलता हूँ, बहुत ही, समझ रहे हैं ना, योग्य कुशलपति, एक सेना के रूप में कुशलपति, संरक्षक के रूप में मौजूद था, जो कि उसकी कूटनीतिक कुशलता की वजह से देखिए किस प्रकार से हेमू को, ठीक है, मार दिया गया, मार गिरा दिया गया, ठीक है। मैंने हाथी में चढ़ के युद्ध कर रहा था, सोचिए, अपने तीरंदाजियों से बोला बैरम खान भीड़ में जाके मारना है, उसको आँख में लग गया, सारा उसका मामला ख़त्म हो गया। तो याद रखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई में, ठीक है, अकबर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। चूँकि अगला टॉपिक अकबर ही है, आज ही देख लेंगे, तो वहाँ पे मुझे इतना फोर्स, मतलब उतना बल नहीं लगाना होगा, आसानी से आप चीज़ों को कैच कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हेमू, ठीक है, ख़त्म हो गया, पानीपत की दूसरी लड़ाई में हत्या कर दी गई। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ को शेरशाह सूरी को यहाँ पे जाना जाता है, वो है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, लोक कल्याणकारी कार्य में सड़क सराय का निर्माण। तो बहुत सारी चीज़ अभी भी बची हुई है जहाँ से प्रश्न बन के आता है, रेगुलर बन के आता है, चूँकि ये दूसरा पार्ट है, तो अभी हम लोग इसे भी कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल एक क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रशासन के रूप में, ठीक है, क्या कैसा था। तो देखिए, उसने भी अपना जो प्रशासन था बिल्कुल वर्तमान की तरह, जैसे केंद्र हो गया, प्रांत मतलब राज्य के संदर्भ में समझ सकते हैं, सरकार मैंने जिला, परगना मतलब हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान में जो तहसील जिसे बोला जाता है, और यहाँ पे ग्राम प्रशासन के रूप में जिसे पंचायती व्यवस्था वर्तमान में बोला जाता है। तो देखिए, जब तक शेरशाह सूरी जिंदा था, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बड़ी कठोरता से उसने लागू करना शुरू किया। केंद्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अत्यंत केंद्रीकृत व्यवस्था थी, मंत्री स्वयं निर्णय यहाँ पे नहीं ले सकते थे, और यही एक बहुत बड़ा कारण होता है आगे चल के डिक्लाइन का भी। देखिए, इतना जब अधिक जो केंद्रीकृत व्यवस्था है, इसमें योग्य शासक ही उस केंद्रीकृत व्यवस्था को संभाल सकता है। जैसे अयोग्य शासक होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, जो भी मंत्री वगैरह होंगे, जो भी अधिकारी वगैरह होंगे, सब अपने आप को सेपरेट करेगा, मतलब लूट खसोट बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो आपको समझना है, केंद्रीकृत व्यवस्था अगर चलाना है तो शासक की योग्यता बहुत अधिक यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। अकबर टाइप का होना चाहिए, अशोक टाइप का होना चाहिए। देखिए, औरंगजेब इसमें थोड़ा फेल हो गया, बेचारा गिरते लटकते वो भी निकल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते रहिए आप लोग। 4 विभाग था इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट था केंद्र के अंतर्गत, जैसे कि नंबर 1 है दीवाने वजारत, ये नाम से आप भली भांति परिचित होंगे।
यहाँ पे राज्य के आय व्यय की जो भी लेखा जोखा होता था, ठीक है, जैसे आज वर्तमान में कैग होता है ना, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर के रूप में जो भारत सरकार का लेखा जोखा, ठीक है, सब ऑडिट करता है सब। दीवान आरिज यहाँ पे देख पा रहे हैं सैन्य विभाग का प्रमुख था, इसको आरिज मुबालिक के रूप में जाना जाता है, मैंने मुमालिक। अब यही लोग का सब काम था, जिसे हुलिया और दाग प्रथा याद होगा, कभी अलाउद्दीन खिलजी इसको बड़ी अच्छे से चला रहा था। तो हुलिया और दाग प्रथा चूँकि सैनिकों को जब लाया जाता था तो एक ही सैनिक कई जगह, ठीक है, वेतन ना ले ले तो बाकायदा उसका हुलिया एक चिन्ह उस पर लगाया जाता था। घोड़ों पे खराब नस्ल के घोड़े ना भाई शामिल कर लें, घोड़े की 2 जगह सैलरी ना देना पड़े, तो आपको सब मैंने बताया हुआ है कि दाग प्रथा, घोड़ों को दागा जाता था। जो क्षेत्र में, ठीक है, जो अधिकारी होता था उस अधिकारी का एक सिंबल, एक मोहर होता था, और गरम करके, समझ रहे हैं ना, उसको घोड़ों पे दाग दिया जाता था। दीवान रिसाला था, ध्यान रखिएगा, रसाला था। दीवान ठीक है, मोहस्सी भी इसको बोला जाता है, विदेश मंत्री था इसका। और वो जगह दीवान इसका शाही सचिवालय होता था, जो भी नीति निर्माण, जो भी कार्य, ठीक है, मैंने क्रियान्वित करने का, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, सब इस शाही सचिवालय में होता था। जैसे आज वर्तमान में दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटरीट है, जो संसद का पूरा जो ऑफिशियली काम करते हुए आपको वही नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रांत है, देख पा रहे हैं प्रांतों में यहाँ पे सूबेदार, फौजदार। सूबा यहीं से देखेंगे तो निकल के आता है सूबा, वहाँ पे सूबेदार लगाया जाता था या फिर फौजदार लगाया जाता था। सूबे को इसने पूरे 19 सरकारों में विभाजित किया हुआ था, ध्यान रखना चाहिए आपको, 19 सरकार में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रश्न बन सकता है। उसके बाद आ जाएगा सरकार मतलब जिला। इसने संपूर्ण साम्राज्य को माना जाता है कि 47 सरकारों में बांटा हुआ था अपने शानदार, ठीक है, प्रशासनिक नीतियों को लागू करने के लिए। प्रमुख इसमें जो पद था, ठीक है, इस जिले के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत, जैसे कि सिकदार है, सिकदरान जिले का नागरिक प्रशासन होता था, और मुंसिफान ये न्याय विभाग से संबंधित होता था। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए परगना प्रशासन में अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक परगने में एक सिकदार होता था, यहाँ भी एक सिकदार हो गया, ठीक है, अभी मैंने बताया था प्रशासन से संबंधित। एक मुंसिफ होता था, मुंसिफदार होता था, एक फौतदार मतलब खजांची टाइप का होता था, जो वर्तमान में होता है सब ना, और 2 कारकुन होता था क्षेत्रीय भाषाओं का, ठीक है, ज्ञाता के रूप में, ताकि कम्युनिकेशन वगैरह सब करते रहता था। ग्राम प्रशासन में भी देखेंगे तो कानून व्यवस्था यहाँ पे स्थापित करने के लिए देखिए निचले लेवल पे चौधरी एवं सब मुकदम होता था। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे न्याय व्यवस्था की, तो ये देख पा रहे हैं न्याय कार्य खासकर धार्मिक कार्यों में माना जाता था शेरशाह सूरी के द्वारा, कि धार्मिक कार्य एक प्रकार का सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और कुछ इतिहासकारों के द्वारा तो बोला जाता है कि शेरशाह सूरी ने न्याय को इतना महत्व दिया है कि बोला है कि धार्मिक कार्यों से भी अगर ऊपर है तो न्याय है। देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक बुधवार को शाम में स्वयं बैठता था कि लाओ सब यहाँ पे निपटाना है। यही एक केंद्रीकृत व्यवस्था कि अकेले व्यक्ति न्यायपालिका भी है, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सब का काम खुद संभाल रहा है। तो समझिए कितना योग्य होगा, लोड भी होता है बहुत, समझिए, ठीक है। तो शाम में स्वयं बढ़ता था, सबका फाइल बारी बारी से निपटाता था, कठोरता पूर्वक, ठीक है, ये दंड देने से भी हिचकता नहीं था। इसीलिए एक अब्बास खां जो शेरवानी है, ध्यान रखिएगा, बड़ा फेमस नाम है अब्बास खां शेरवानी। जैसे मैंने आपको क्लास शुरू में भी बताया हुआ था कि अगर कोई वृद्ध सोने से भरी टोकरी लेके अगर उसके साम्राज्य में कहीं घूमती तो कोई उसको चोर डाकू पूछने वाला नहीं था। इतनी शांति थी शेरशाह सूरी के साम्राज्य में। पृथक पुलिस व्यवस्था की इसने स्थापना नहीं किया हुआ था। होता है ना कि अलग से हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट बना ले, वैसा नहीं था। जो भी अधिकारी थे सब उन्हीं को यहाँ पे जिम्मेदारी दिया हुआ था कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा तुमको भाई मैनेज करना है। तो सोचिए अधिकारियों में भी पूरी तरीके से लोड दे के रखा हुआ था। जजिया इसने लगाया, गैर मुस्लिम पे लगाना इसने शुरू कर दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न पूछ सकता है जजिया शेरशाह सूरी ने लगाया था कि नहीं लगाया था? बिल्कुल लगाया था। भू राजस्व सुधार की यहाँ पर बात करें तो देखिए तो शुरू से कर ही रहा है, बचपन से ही करते आ रहा। तो भू राजस्व सुधार में इसका एक बहुत खास व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, टोडरमल। एक चूड़ामन था, एक था टोडरमल, जो आगे चल के आप देखेंगे तो टोडरमल अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल भी होगा। बहुत खास आदमी है, ध्यान रखिएगा टोडरमल। इसने बड़ा योगदान दिया भू राजस्व में, ठीक है। काफ़ी इसने अपना होता है ना सुझाव देना, उस सुझाव को बाकायदा शेरशाह सूरी ने माना भी। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको दिखाई देगा, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिल्कुल किसान और जो सरकार होता है, ठीक है, डायरेक्ट उसका संपर्क आपको होते हुए दिखाई देगा। जैसे कि अंग्रेजों ने लागू किया था, इधर अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार मालिक हो जाएगा,
यहाँ पे महालवाड़ी बंदोबस्त में देखेंगे तो यहाँ पे महाल गांव का मुखिया हेड हो जाएगा। नीचे जो लाया था इधर बम्बई मद्रास की तरफ, खासकर इन क्षेत्रों में, चूँकि ठीक है आपको ध्यान रखना है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा जिसमें किसान ही मालिक होगा। ठीक है, डायरेक्ट वो शासक को यहाँ पे ठीक है अपना जो भी लगान वगैरह वो दे सकता था। तो समझना है रैयतवाड़ी में किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। इसका मतलब जो भी बिचौलिया था, जमींदार, मध्यम वर्ग, ठीक है, जो भी बिचौलिया था सब इसमें ख़त्म हो गया। किसानों को इसने मालिकानी हक दे दिया, समझ रहे हैं ना, रैयतवाड़ी में मालिक बना दिएगा, भूमि का पट्टा दे दिया। अगर इसी पट्टा को याद रखिएगा, इस शेरशाह सूरी के समय इकरारनामा या इसको कबूलियत के नाम से जाना जाता है। राजस्व प्रबंधन भी ठीक है में जागीरदार थे या फिर जो भी जमींदार बिचौलियों को बाहर कर दिया कि अब तो डायरेक्ट ही भाई हमारे अधिकारी लोग ही वसूल लेंगे। किसान खुद जाके ठीक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दे देता था, तो कोई समस्या यहाँ पे वैसी नहीं थी। अर्थात अब इससे क्या हो, लीकेज खत्म हो रहा है। ठीक है, भूमि मापन में गज सिकंदरी का इसने प्रयोग किया। इसमें बाकायदा 32 अंक वाला, आज वर्तमान में 32 इंच भी इसको जाना जाता है, एक डंडी होता था 32 इंच का, उससे ठीक है नापा जाता था गज सिकंदरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चूँकि सिकंदरी लगा है तो आपको समझ जाना है। ठीक है, शेरशाह सूरी से है और इसकी जो माप थी बीघा के रूप में किया जाता है। आज भी देखिए यूपी बिहार में बीघा खूब चलता है, ये किसकी देन है, शेरशाह सूरी की देन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उपज के आधार पर इसने भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, उत्तम, मध्यम व निम्न, कि भाई हर जगह समान यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, रेवेन्यू समान नहीं लेना है। भू राजस्व नकद अथवा अनाज दोनों के रूप में दिया जा सकता था। हालांकि नकद तो नकद होता है, रेवेन्यू ठीक है आसान कलेक्ट करने में आसानी होता है, तो नकद पे ज़्यादा बल दिया जाता था। लगान देखिए यहाँ पे पैदावार का 1/3 भाग भारत के तरफ 1/3 भाग लिया जाता था और मुल्तान के तरफ ध्यान रखिएगा पैदावार का 1/4 भाग। ये भी प्रश्न बना सकता है, थोड़ा आप लोग नज़र जमाए रखिए। अन्य कर के रूप में देखा जाए तो जरिमाना भी एक प्रकार का कर होता था। सर्वेक्षण शुल्क, समझ रहे हैं ना, सर्वे वाला जो भूमि वगैरह लोग करता था, भू राजस्व का 2.5% इनको देना होता था। एक होता था महाशिलाना कर, ठीक है, जो कर संग्रह शुल्क होता था, जो लोग कर वसूलते थे उनके लिए, ठीक है, भूमि राजस्व का 5% इनको लगता था। और एक और कर है जो आपको याद यदा कदा मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, अतिरिक्त कर के रूप में भू राजस्व का 2% भी शेरशाह सूरी वसूलवाता था। जो विपदाओं के समय होता है ना, बिहार का एरिया है, उत्तर प्रदेश का एरिया, बाढ़ वगैरह से बहुत एरिया तबाह होता है। ठीक है, तो जहाँ वैसा कभी हो यहाँ पे, ठीक है, डिजास्टर वगैरह को अगर बैकअप करना है, सही से उसको मैनेजमेंट करना है, तो यहाँ पे इसी 2% को ठीक है सहायता के रूप में यहाँ पे दिया जाता था। मुद्रा व्यवस्था में देखिए ये भी एक मील का पत्थर होगा उसके सुधारों में। सोने के सिक्के इसने जारी किया जिसको असरफी बोला जाता है, तो चूँकि सोने के सिक्के अमीरों के पास ही होता था। दूसरे कैटेगरी में देखिए खासकर चांदी का रुपया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चांदी का रुपया 178 ग्रेन का उस समय चालू किया और आज देखिए रुपया आगे चल के ब्रिटिश जब ठीक है अंग्रेजों का ब्रिटिश शासन प्रणाली जब आएगी तो इसी रुपया को अपना एक ठीक है समझ पा रहे नेशनल मुद्रा के रूप में वो लोग पूरी तरीके से भारत में चलाएगा। भारत जब आज़ाद होगा तो भारत में रुपया, पाकिस्तान में रुपया, देख पा रहे नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स, आज वर्तमान में देखिए रुपया ये सारे देशों में चलता है। तो आपको समझना है कि इसका श्रेय किसको दिया जाना चाहिए, बिल्कुल शेरशाह सूरी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार रुपया इसी ने लाया था। उस समय उस रुपये का वजन होता था 178 ग्रेन होता था। नीचे के लोगों के लिए, आम जनता के लिए इसने तांबे का दाम लाया और ये दाम इतना प्रचलित है कि आज बिहार वगैरह में जाएंगे वहाँ पे तो अच्छे खासे घरों के लोग बोलते नज़र आ जाएंगे मार्केट में कि इस वस्तु का कितना दाम है, समझ रहे हैं। तो दाम बेसिकली ठीक है उस मुद्रा को इंडिकेट करता था, तांबे को इंडिकेट करता था, जो बिहार में इतना फेमस हो गया कि आज तक देखिए वो बिल्कुल मतलब बिहारियों के ब्लड में शामिल हो गया है। तांबे का दाम ध्यान रखिएगा। अन्य तांबे के सिक्के भी चलाए इसने, जैसे अघोला, पावला, दमड़ी व जीतल, ठीक है, दमड़ी व जीतल ध्यान रखिएगा। ठीक है, आम जनता का सिक्का यही था, दाम हुआ करता था। देख पा रहे हैं आप इतिहास से आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा देखिए विनिमय अनुपात जारी किया था तांबा और चांदी का। जैसे है ना कि अगर मान के चलिए कि अगर 100 सिक्के लेके जा रहे हैं तो एक नोट आपको मिल जाएगा, कागज़ का नोट 100 रुपया मिल जाएगा। तो वही अनुपात था यहाँ पे तांबा और चांदी का। ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। एक तांबा ध्यान रखिएगा 64, ठीक है, सॉरी, एक जो चांदी था 64 तांबे के बराबर होता था, इसीलिए रेशियो है 1:2, ठीक है, 64 का रेशियो है, इसे भी ध्यान रखिएगा। सिक्के ढालने के लिए इसके पूरे के पूरे
क्षेत्र में देखेंगे 23 टकसाल, ध्यान रखिएगा 23 टकसालों में सिक्का ढलाता था। एक और कमेंट करके आज बताइएगा आप लोग कि भारत में, ठीक है, भारत सरकार के पास कितनी टकसालें हैं। अगर आपको उसका लोकेशन बता देंगे तो और बढ़िया है। किन किन राज्यों में कितनी कितनी टकसालें हैं टोटल बताइए, कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा टकसाल है जहाँ भारत सरकार अपना मुद्रा छपवाती है। सड़क एवं इसने सराय का भी इसने निर्माण करवाया, देख पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत यातायात हेतु सड़कों का निर्माण और मरम्मत करवाया। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4 प्रसिद्ध जो सड़कें हैं बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। इन सड़कों का आज भी किसी न किसी NH के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नंबर 1 में यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रधान सड़क। यही प्रधान सड़क जो है देखिए कलकत्ता से पेशावर तक, अगर उस समय देखेंगे तो ये सड़क जो चल रहा था मौर्यों के समय से ही चल रहा था। देख पा रहे हैं ना, बंगाल से लेके ऊपर इधर कटक अटक तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अटक होगा, कटक तो नीचे आ जाएगा, अटक तक ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो उस समय मौर्यों के समय, ध्यान रखिएगा, उत्तरापथ के नाम से उसको जाना जाता था, जो बिल्कुल ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ऊपर एकदम जाता था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो कलकत्ता मतलब सोनार गांव से पेशावर तक जो सड़कें थी, ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया, ठीक है, मरम्मत करवाया। मौर्य साम्राज्य में मैंने बताया इसको उत्तरी पथ बोला जाता था और शेषशाह सूरी ने इसका पुनः निर्माण करवाया। इतना बड़ा सड़क को निर्माण करवाया और पूरा पूरा देख रहे हैं ना, उसका साम्राज्य था तो यही था ना, मतलब थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, इसका साम्राज्य यही था, ये यही इलाका में पूरे मौजूद था। तो इस सड़क को बहुत अच्छे से बनवाया ताकि आगरा, दिल्ली, पंजाब, बंगाल सबको कनेक्ट कर ले। यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। व्यापार के लिए, व्यापार भी बड़ा उसका शानदार तरीके से चल रहा था। शेर शाह ने पुनः निर्माण करवाया। जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसको, ठीक है, सड़क ए आजम के नाम से जाना गया। शेर शाह, ठीक है, सूरी को ही यहाँ पे एक तरीके से उपाधि दिया गया, श्रेय दिया गया। आगे चल के डलहौजी आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा कई बुक में मैंने देखा, एक जगह डलहौजी लिखा है और एक जगह एक और, ठीक है, उसका ऑकलैंड शायद है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा आप लोग कन्फ्यूजन के लिए क्रिएट नहीं करना है, थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा। अधिकतर लोगों का मानना है कि डलहौजी ने इसको, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात GT रोड नाम दिया और अंग्रेजों ने इसको लॉन्ग रोड भी बोला गया, ठीक है। मैंने लॉन्ग रोड, बहुत लंबा रोड है यहाँ पे। वर्तमान में इसको भारत सरकार ने NH1 और NH2 नाम दिया हुआ है। मैंने NH1 और NH2 इसी GT रोड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत NH1 तो पता है, NH2 भी आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा रोड है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के वर्तमान में भाग भी है, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली से, ठीक है, चेन्नई सब जोड़ना है और इधर कलकत्ता से लेकर मुंबई सबको जोड़ना है। बीच में देखिए पूरा ये जो एक चतुर्भुज बन रहा है, एक, ठीक है, रेक्टेंगल जो बन रहा है, सारे यहाँ पे जो भी छोटे मोटे शहर, जो भी बड़े शहर, सबको जोड़ लेना इन सड़कों के माध्यम से। तो इसीलिए वर्तमान में ध्यान रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भाग भी है। आगरा से इसने चित्तौड़ भी बनवाया। आगरा से चित्तौड़ जो भी उसका एरिया पड़ता था उधर, वहाँ से भी सड़क बनवाया। आगरा से बुरहानपुर भी बनवाया और मुल्तान से इसने लाहौर भी बनवाया। तो 3 तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। सैनिकों के लिए इसने छावनी और सरायों का निर्माण करवाया। छावनी जगह जगह, समझ रहे हैं ना, मैंने होटल टाइप का, ओयो टाइप का बनवा दिया। सराय भी समझ सकते हैं आप, जगह जगह ठहरने के लिए, रुकने के लिए। और वो सराय कोई आम सराय नहीं था, बिल्कुल चीफ गेस्ट टाइप का था सराय, मैंने, समझ रहे हैं ना, चीफ क्या बोलते हैं उसको, ठीक है जी, हाँ, चीफ गेस्ट ही समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। जहाँ पे भी अधिकारियों के लिए रहने ठहरने का, देखिए जगह जगह जब भारत सरकार भी पूरे भारत में बनवाई है, वैसे ही यहाँ पे सराय था। 1700 सराय का निर्माण करवाया गया। इसमें जो भी ओहदा होता था, पद होता था, जो भी अधिकारी लोग आता था, उनको ठहरने के लिए अच्छा कमरा, घोड़ा वगैरह को, ठीक है, खाने पीने के लिए चाराबंद, सब यहाँ व्यवस्था करवाया गया था इन सरायों में। और देखभाल उनका एक सिकदार करता था, ध्यान रखिएगा, सिकदार, ठीक है। इसको यहाँ पे, ठीक है, एक इतिहासकार है, वही कानूनकों के द्वारा बोला जाएगा, भाई ये तो शरीर का धमनी था, ये समझ रहे हैं ना, मतलब नस है, नस। अगर ये नहीं होता तो इतना तेज़ी से आवागमन, माइग्रेशन नहीं हो पाता। देखेंगे डाक व्यवस्था वगैरह सब इसी के तहत यहाँ पे संचालित होता था। एक जगह गया, दूसरे जगह रुक गया, समस्या नहीं होगा ऐसे। वह बाहर से माना जाता है कि मुस्लिम था और अंदर से एकदम हिंदू था। इसके लोक कल्याणकारी कार्यों की वजह से व्यापार में इसने बहुत अधिक सुधार किया कि अगर कोई व्यापारी अगर व्यापार करते समय मर जाए तो ये नहीं कि कोई भीड़ जाए उसके सारी चीज़ों को लूट ले, नहीं, बाकायदा उसके लिए, ठीक है,
कॉम्पनसेशन, पेंशन, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे शुरुआत किया। व्यापारियों को 2 ही प्रकार का कर देना पड़ता था इसके समय, ठीक है, एक आंतरिक और एक बाह्य कर, कोई दूसरा यहाँ पे कर नहीं था। वास्तुकला में भी देखेंगे तो बहुत अच्छा काम किया इसने, जैसे कि पुरानी किला में आपको पता है, पुरानी किला जाइए देखिए दिल्ली में, इतना बड़ा किला है, बीच में इतना शानदार पार्क है, उसी बीच आपको मिल जाएगा एक छोटा सा घर मिल जाएगा, ठीक है, लगभग हेक्सागोन टाइप, हेक्सागोन है ऑटागोन है मतलब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किला एक होना मस्जिद वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, किला एक होना बीच ही में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है, 2 या 3 मंजिल का होगा। और वहीं पे आपको शेर मंडल भी देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। पुरानी किला का शेर शाह सूरी ने निर्माण करवाया, इतना बड़ा किला, समझिए 5 साल के टेंडर में क्या ना क्या किया है शेर शाह सूरी। पाकिस्तान में देखिए रोहतासगढ़ का किला, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, गखरों से, ठीक है, सुरक्षित के लिए, मैंने सुरक्षा के लिए, मुगलों से सुरक्षा करने के लिए रोहतासगढ़ का किला बनवाया। पटना में इसने शेर शाह सूरी मस्जिद बनवाया। पाटलिपुत्र को बाकायदा इसने रिनोवेट करना शुरू किया। पाटलिपुत्र जो देखेंगे बहुत पीछे था उस समय, पटना यही है, पाटलिपुत्र को इसने पटना बना दिया। बहुत सारा यहाँ पे भी निर्माण कार्य करवाया, पाटलिपुत्र का नाम पटना दे दिया, जो वर्तमान में देखिए, ठीक है, सब जान रहे हैं। देखिए कितना शेर शाह सूरी काम किया है। मकबरा देखेंगे तो हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति का समन्वय, सब मैंने आपको बताया हुआ था, जो सासाराम में बनवाया गया है। कन्नौज में इसने एक शेरसुर नगर की भी इसने स्थापना करवाया हुआ था। कुछ अन्य तथ्य लास्ट ही है, ठीक है, आज की क्लास का। भारतीय पोस्टल विभाग का इसने, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में भी चल रहा था लेकिन बीच में रुक गया था, लेकिन इसने डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित करने का, ध्यान रखिएगा, प्रयास किया। दिल्ली आगरा में इसने कई सारा दान विभाग का गठन किया, कमजोर गरीब लोगों के लिए। लंगर व्यवस्था की भी स्थापना किया, जो भी लोग, ठीक है, अपने से कमा खा नहीं सकते हैं, भाई लंगर में आके खाएं। बिल्कुल वर्तमान में जो सिख जो लोग करते हैं, मुस्लिमों में भी लंगर की व्यवस्था होती है, ध्यान रखिएगा। जायसी को इसने, मलिक मोहम्मद जायसी को इसने संरक्षण दिया, और इसी का संरक्षण पाके मलिक मोहम्मद जायसी देखिए पद्मावत की रचना किया, मूवी भी बन गया इस पे, ठीक है। अखराट व आखिरी कलाम सब ये मोहम्मद, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही यहाँ पे लिखा गया है। अगर सोचिए शेर शाह सूरी ने इसको संरक्षण नहीं दिया होता तो क्या कर पाता, समझिए चीज़ों को। तो कला साहित्य भी प्रेमी था। शेर शाह के काल में, ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा आंदोलन है महदवी आंदोलन, कभी कोई पूछ सकता है, महदवी आंदोलन हुआ था। किताबें की बात किया जाए यहाँ पे तो खुद इसने किताब नहीं लिखा हुआ है, इससे संबंधित ध्यान रखिएगा कुछ लोग हैं, जैसे अब्बास खान सरवाड़ी द्वारा इसके, ठीक है, बारे में लिखा गया है जो किताब तारीख खान जहानी, या फिर इसी को मखजान अफगानी बोला जाता है। किसने लिखा है? अब्बास खान, ठीक है, सोडिम द्वारा। तारीख शेर शाही भी, ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया। 3 किताबें और तारीख अफगानी, तीनों किताबों को लिखा गया है, ठीक है, शेर खान की जीवनी में ही लिखा गया, ध्यान रखिएगा, अब्बास खान सरवाड़ी के द्वारा। एक और भाई साहब है यहाँ पे, अंग्रेज भाई साहब है यहाँ पे, सर ऑलफ कैरेयो के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, द पठान्स में लिखा गया। द पठान्स में आपको शेर शाह सूरी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो कुल मिला के फ्रेंड्स यही था। उम्मीद है कि अभी यहीं तक आप लोगों ने देखा होगा। तो फिर मैं बार बार बोलता हूँ, अदर सोर्स की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मेरे ख्याल से किताब पढ़ना चाहिए, ठीक है, किताब पढ़ने से थोड़ा दिमाग आपका और खुलेगा। लेकिन ये सब जब लेक्चर देख के करेंगे तो किताब पढ़ने में एक अलग इंटरेस्ट आता है, उसमें आप, ठीक है, मज़ा भी आएगा। नहीं भी पढ़े तो बाकी देखिए जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो रिसोर्स के साथ ये सारा जो कंटेंट है आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। हम लोग खुद यहाँ पे तैयार करते हैं, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, इसीलिए इसे कीमती कंटेंट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। खासकर मैं डेली बोलता हूँ, जो लोग रिसोर्स के अभाव में बड़े बड़े जो लक्ष्य, ठीक है, प्राप्ति करने में बहुत उनको कठिनाई होती है, इससे अगर क्वालिटी कंटेंट जाएगा तो उनके अंदर भी मोटिवेशन जगेगा, हमें भी लगेगा कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है जब आपका रिजल्ट आएगा। तो शेयर करते रहे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।